नमस्कार, ईटीना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और देश और दुनिया की सारी महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। आज का दिन काफी इवेंट स्पेसिफिक रहने वाला है। कई सारी चीजें हैं जिस पर हमें नजर रखनी है। रशिया यूक्रेन के बीच टेंशंस जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, जिसका सीधा असर विदेशी बाजार पर भी हम देख रहे हैं। लेकिन चलिए, विदेशी बाजार का असर जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही भारतीय बाजार पर कैसा इंपैक्ट पड़ रहा है, ट्रेडर स्क्रीन कैसा नजर आ रहा है, क्विकली जान लेते हैं। हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग। ओवरनाइट सेलिंग विदेशी बाजार में हमने देखी है, ट्रेडर स्क्रीन क्या कुछ दिखा रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी, आपको भी हैप्पी वुमेन्स डे। इनफैक्ट हमारी पूरी टीम को, हमारे सारे विमेन व्यूअर्स को, सबको हैप्पी वुमेन्स डे। वैसे तो हम हमेशा ही आपको बहुत वैल्यू करते हैं, सबका कंट्रीब्यूशन, लेकिन आज ये एक स्पेशल डे है जब हमें वापस से ये बात कहने का मौका मिलता है, याद दिलाने का मौका मिलता है कि हम कितना वैल्यू करते हैं विमेन को अपनी लाइफ में, चाहे वो कंट्रीब्यूटिंग कॉलीग्स हों, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों। एनीवेज, आगे बढ़े अगर तो बाज़ार का हाल तो बहुत ही खस्ता हाल है। इनफैक्ट अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपको इंटरडे मूव्स ही के बारे में देखना पड़ेगा। मैंने काफ़ी HNIs और बिग HNIs, फैमिली ऑफिस काइंड ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स से बात की कल शाम को। सब के सब बता रहे हैं, यही फीडबैक आ रहा है कि डीप इन द रेड सबके पोर्टफोलियोज रन कर रहे हैं और लोग थोड़ा स्लो वे में बाय करने के मूड में। अभी भी लोग कन्विंस नहीं है क्योंकि रिस्क ऑन द टेबल है। देखिए, ट्रेडर स्क्रीन भी आपको यही बता रहा है, ग्लोबल क्यूज आर नेगेटिव। इनफैक्ट थोड़ी सी डाउ फ्यूचर्स में रिकवरी आई थी थोड़ी देर पहले, बट वो एशिया के मार्केट्स के रिकवरी में ट्रांसलेट ही नहीं हो पाई। FI फ्लोज ऑलमोस्ट $1 बिलियन एवरेज नेगेटिव में जा रहे हैं। मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि DI फ्लोज स्ट्रांग है, अभी भी बरकरार है, पॉजिटिव है। लेट्स सी कब तक चलता है। FNO भी फ्रेश शॉर्टिंग हो रही है। सो कुल मिला के ट्रेंड तो अभी नेगेटिव है, लेकिन क्या ये एक पीक ऑफ पेसिमिज्म की डायरेक्शन में जा रहा है? कह नहीं सकते, टू अर्ली। क्रूड और बाकी सारी कमोडिटीज़ तो ऊपर ही देख रही है, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत ही नेगेटिव है और चीज़ें वाकई में इस समय रिस्की नज़र आ रही हैं। लेकिन FNO में जानते हैं कि कितना ज़्यादा डैमेज है, कैसे पोजीशनिंग है डाउनसाइड पे। डिम्पी से। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। अजय, FNO के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो हमेशा से FIs तो बेच ही रहे हैं, DIs खरीद रहे हैं, लेकिन हाँ, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा क्वांटम बढ़ गया है DIs का। अगर आप देखेंगे तो पहले एवरेज पे 3000 करोड़ आ रहा था, अब करीब 5000 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी है। एक चीज़ मैं हमेशा आपको नोटिस कराता हूँ, इंडेक्स ऑप्शन हमेशा लास्ट में आप देखिए वहाँ पे 2797 करोड़ लिखा है। ये बैक टू बैक चेंज हो रहा है, रिशफल हो रहा है, ये स्टेबल नहीं हो रहा है, इसलिए इस पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। जिस दिन में आंकड़ा 10,000 करोड़ से ऊपर का पॉजिटिव आ जाए ना, समझ लीजिएगा मार्केट का उस दिन बेस बनने का एक पहला फॉर्मेशन, एक पत्थर रखा गया है। खैर, मैं और आंकड़ों पर आ जाता हूँ, सीधा सीधा निफ्टी के आंकड़ों पर आता हूँ कि निफ्टी के अंदर कल क्या हुआ और अब आगे क्या हो सकता है। कल निफ्टी के अंदर करीब 2.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट था और अगर आप देखें तो करीब 2.25% का माइनस हुआ है। इसका मतलब है कि अनवाइंडिंग हुई है और 15,800 जो कल हम जद्दोजहद कर रहे थे कि 15,800 के उस आसपास हम क्लोज करें, एक्चुअली में क्लोजिंग उसके आसपास ही मिली है। देखते हैं आज मार्केट क्या करता है, 15,800 के कितना ऊपर और कितना नीचे है। बैंक कुछ एक इंपॉर्टेंट हमने पिवट्स पॉइंट्स भी आज निकाले हैं ताकि आपको थोड़ा एक आइडिया लग पाए कि रेजिस्टेंस कहाँ है और महत्वपूर्ण सपोर्ट कहाँ है। पहला सपोर्ट अगर आप देखें 15,778 पे होगा, दूसरा सपोर्ट 15,956 पे होगा। पहले सपोर्ट के तो ऊपर क्लोज कर गए, लेकिन दूसरे के नहीं है। रेजिस्टेंस आपको मिलेंगे 16,200 पे और 16,400 पे। रेजिस्टेंस एरिया ये ऑप्शंस के जरिए भी क्लियर होगा। जल्दी से बैंक निफ्टी का डाटा भी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर एक्चुअली बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी आप कभी भी वॉलिटिलिटी का फायदा उठाएगा, कभी भी आपको पॉजिटिव मिले ना, तो पहले बैंक निफ्टी में आना। 16% का ओपन इंटरेस्ट इसके अंदर खड़ा हुआ है और 32,950 ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के नीचे जाके क्लोज हुआ है। शॉर्टिंग है, कल 1 लाख से ज़्यादा शेयर का ओपन इंटरेस्ट था इसके अंदर। इसका मतलब है कि इसके अंदर वाइड पोजीशंस, ओपन पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा हैं। लोग किसी तरह से अपनी पोजीशंस को बचाने की और एक होप से बैठे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए और ऊपर आ जाए। पिवट पॉइंट्स जल्दी से आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जल्दी जल्दी डाटा दिखाएं आप ताकि इसके अंदर आप समझ पाएं। सपोर्ट 1 32,965 का है और सपोर्ट 2 जो है वो 32,552 का है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आज 32,552 ब्रेक नहीं होना चाहिए। 32,965 के ऊपर आ जाएंगे तो कोई खास बड़ी प्रॉब्लम या फिर कोई बहुत अच्छा शार्प मूवमेंट नहीं मिलेगा। जल्दी से आ जाते हैं, ट्रेंड आपको दिखा रहा हूं पिछले 5 दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर हुआ क्या है।
टिपिकली शॉर्टिंग अनवाइंडिंग यही आपको चलता हुआ दिख रहा है। पीसीआर के हिसाब से अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो दोनों का ही पीसीआर कम है, ये आप वो ट्रेंड देख पा रहे हैं। और दोनों का ही पीसीआर अगर आप देखेंगे तो पीसीआर आपको कम दिखेगा, 0.70, 0.41। इसका मतलब मार्केट ओवरसोल्ड है, पुल बैक मिल सकता है। विक्स के हिसाब से 29 का विक्स है अजय, और ये 29 का विक्स अच्छा नहीं है, आपको वॉलिटिलिटी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा 3-3.5% का। और ऑप्शंस के हिसाब से देखें जाए तो 16,000 और 15,800 की जो कॉल्स है वहाँ पे राइटिंग हो रही है, और 15,800 16,000 के पुट में भी एक्चुअली में कुछ ज़्यादा बड़ी पोजीशंस बन नहीं रही हैं। तो यानी कि मार्केट 15,800 को बेस मानता है, 16,000 रेजिस्टेंस मानता है। देखिए देखना ये पड़ेगा कि उस बेस को रिस्पेक्ट करता है कितने हद तक, क्योंकि ग्लोबल क्यूज तो बहुत ही नेगेटिव है। इनफैक्ट मानसी, विद दैट इट्स बैक टू यू। अब हम ग्लोबल क्यूज को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से चीजें शेप अप हो रही हैं। बिल्कुल अजय, शुक्रिया डिम्पी, शुक्रिया अजय। ट्रेडर स्क्रीन हमें सुबह सुबह समझाने के लिए, साथ ही डिम्पी एफएनओ के डेटा हमें यहाँ पर बताने के लिए। तो क्लियरली जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्लोबल ट्रेंड नेगेटिव नजर आ रहा है, कमजोरी का दबाव है हर तरफ। जो रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति है उसका एक इम्पैक्ट है, और वो इम्पैक्ट दिन प्रतिदिन नजर आ रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं ग्लोबल मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, जिसका एक इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर भी पड़ता दिख सकता है। विदेशी बाजार से कैसे संकेत मिल रहे हैं, इसे अगर आप समझने की कोशिश करें, बिकवाली का दबाव यहां पर है, विस्तार से संकेत भी जानेंगे। लेकिन इस बीच हमारे साथ एनसिड कैपिटल के अनुराग सिंह जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अनुराग, गुड मॉर्निंग। ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम ट्रिगर्स अगर देखें भारतीय बाजार के लिए फिलहाल कमजोरी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि विदेशी बाजार से बिकवाली का दबाव है, एफआईएस की सेलिंग के डेटा यहां पर लगातार नजर आ रहे हैं। आपके हिसाब से सेटअप आज के लिए कैसा नजर आ रहा है? मानसी, गुड मॉर्निंग। मानसी, थोड़ा मैं ये कहूंगा कि एक नजरिया हमें बदलना होगा। देखिए, पिछले हफ्ते तक हम जो बातें कर रहे थे वो तकरीबन ऑन डॉट निकल रही थी। वो ये थी कि युद्ध नहीं होगा और यूएस और नेटो इसमें उलझेंगे नहीं और ये सैंक्शंस पे बात खत्म हो जाएगी। बट आई थिंक मुझे फ्राइडे से और मंडे आज के दिन के बाद एक नजरिए में थोड़ा बदलाव दिखा है। वो ये मानसी कि देखिए, ये पूरा हमारा इकोनॉमी और मार्केट चलते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, और इसमें क्या होता है कि हमारे जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स आ रहे हैं ना, वो दोनों तरफ से, रादर रशिया की तरफ से कम और जो नेटो की तरफ से, वेस्टर्न लीडर्स की तरफ से आ रहे हैं ना, वो बड़े प्रोवोकेटिव और एस्केलेटिंग नैरेटिव्स आ रहे हैं। और आई थिंक वो कॉन्फिडेंस को स्पूक कर रहे हैं मार्केट्स को। तो मैं देख रहा हूं कि, और आज जो इंटेंस सेलिंग दिखी और फ्राइडे को भी दिखी बैक टू बैक, उसमें लग रहा है कि हर अपॉर्चुनिटी पे इन्वेस्टर्स निकलना चाह रहे हैं कि देखिए, वेस्ट इज बिहाइंड अस, आप इसमें थोड़े टाइम के लिए इसको निकल जाएं। तो स्पेशली ये जल्दी रिजॉल्व होता दिखता नहीं है। उससे फिर दूसरे फियर्स क्या हो रहे हैं मानसी के, स्टैगफ्लेशन के फियर्स आ रहे हैं कि देखिए, इन्फ्लेशन मार्केट में ऑलरेडी हाई है, फेड की मीटिंग होनी है 15 तारीख को, उन्होंने रेट हाइक करना ही है, लेकिन वो भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन सेटल नहीं हुई है। पर ऐसे में देखिए, हमें एक मुझे लगता है मानसी, हमें एक स्टेट्समैनशिप चाहिए एटलीस्ट वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, जहां पर एक बड़ा स्टेबल व्यूज आए कि कोई इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो व्यू हमें दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लीडर्स जस्ट इसमें बयानबाजी करके इसको एस्केलेट कर रहे हैं, और अगर ये एस्केलेशन चलता रहेगा तो देखिए मार्केट सेटल नहीं हो पाएंगे, और उस पर व्यू थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, बिकॉज स्पेशली व्हेन मार्केट्स ऑलरेडी बहुत चीप नहीं है। गुड मॉर्निंग अनुराग, मैं आपका मैसेज पढ़ रहा था। आपने तो काफ़ी पुराने टाइम से, आप काफ़ी टाइम से इमर्जिंग मार्केट्स में इन्वेस्ट करते आए, देखते आए, स्टडी करते आए। क्या आपको हिस्ट्री से कुछ भी गाइडेंस मिल रही है? इज हिस्ट्री एनी गाइड? इस तरह के पीक ऑफ पेसिमिज्म माहौल किस तरह से पैन आउट होते हैं और इन्वेस्टर्स को कैसे बिहेव करना चाहिए? देखिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स तो डाउनग्रेड कर रहे हैं, ऑलरेडी 25% नीचे आने के बाद डाउनग्रेड आ रहा है, शायद और जाएगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म बिग HNI इन्वेस्टर कम्युनिटी है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया में एक्टिव रहती है, उनके लिए आप हिस्ट्री से क्या एक सबक बता सकते हैं? अजय, सवाल बहुत अच्छा है। अजय, देखिए, हिस्ट्री में देखिए 2-3 तरह के नैरेटिव्स आते हैं। एक नैरेटिव जरूर ये है कि जब भी कमोडिटी स्पेशली ऑयल बहुत ज्यादा स्पाइक करता है, और ये 2008 में भी तकरीबन कोइंसाइड किया, हालांकि वो रीजंस मार्केट फॉल के ये नहीं थे कि ऑयल स्पाइक किया, बट ऑयल जब भी स्पाइक करता है, और लेट 70s में भी जब
ऑयल स्पाइक किया उस टाइम पे भी रिसेशन आया, तो ये तकरीबन उसके साथ कंसाइड करता है कि जब भी कमोडिटीज में पीक इन्फ्लेशन आता है सडन, तो वो इंडिकेशन होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे दबाव पड़ेगा और वो रिसेशन में जा सकती है। पर देखिए हर हिस्ट्री को हमें ऐसे नहीं देखना चाहिए कि वो एकदम इसी तरह से रिपीट करेगी, क्योंकि देखिए इस मार्केट में थोड़ी सी यूनिक चीजें हैं जिसको हम बाकी समय की हिस्ट्री से कंपेयर नहीं कर सकते। एक ये है कि इस समय हम इंटरेस्ट रेट्स में तकरीबन जीरो पे बैठे हैं, स्पेशली डेवलप्ड मार्केट्स में जीरो पर बैठे हैं, तो अब हमारे पास गुंजाइश नहीं है फर्दर एब्जॉर्ब करने की। सेकंड ये है कि पास्ट में हमारे पास टूल रिजर्व बैंक्स के पास नहीं होता था, वो ये था क्वांटिटेटिव ईजिंग का। वो अब एक नया टूल डिस्कवर कर लिया है बैंक्स ने, तो वो क्या करते हैं, जब भी कुछ क्राइसिस आता है तो डिमांड पुल करने के लिए वो क्वांटिटेटिव ईजिंग कर देते हैं। तो वो डोर तो वाइल इंटरेस्ट रेट का डोर बंद है, लेकिन क्वांटिटेटिव टाइटनिंग का डोर वो अगर टाइटनिंग ना करें और फिर से थोड़ा लिबरल हो जाए, तो आई थिंक इसको एक थोड़ा स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, वो दी जा सकती है। तो मेहर देखिए सॉरी अजय, देखिए ब्रॉड लर्निंग ये थी कि बैंक्स जब भी आते हैं सपोर्ट कर देते हैं, इस बार भी सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन बफर कम है। सेकंड, कमोडिटीज राइज करती हैं तो मार्केट गिरता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो रीजन है, वो रीजन नहीं है, वो तकरीबन कंसाइड कर जाता है। थर्ड, इसका रीजन बड़ा डिफरेंट है इस बार कमोडिटीज के प्राइस बढ़ने का, ये जियोपॉलिटिकल है। हर बार ये रीजन ऐसा नहीं होता है, 2008 में देयर वर वेरी डिफरेंट रीजंस। तो मुझे लगता है डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है, हमें इसको बड़े डिफरेंट सेंस में देखना होगा। मार्केट्स तब से 20 साल पहले से इवॉल्व कर चुके हैं, इंस्टीट्यूशनल और रिटेल ट्रेडिंग भी काफी बढ़ चुकी है, इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत रैंप क्विकली फ्लो करता है, और आई थिंक पोजीशंस भी बड़े जल्दी लोग, और इंडियन मार्केट में स्पेशली देखें तो एफआई का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और वो अब लगातार बिकवाली कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें डायनामिक्स ऐसी है जिसपे हमें लगता है कि हमें कोई एकदम हिस्ट्री का रेप्लिका नहीं दिखता है अजय इन द पास्ट, जिसको हम डायरेक्टली इस पे अप्लाई करके हम कंक्लूजन निकाल सके। फाइनली देखिए टेक्निकल एक तरफ है अजय, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, देखिए अगर पॉलिटिकल लीडर हमारे साथ बने रहिए, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग निकुंज। निकुंज, आज सुबह आप किस तरह से देख रहे हैं एलिमेंट्स को? ये तो बहुत ही शार्प बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं चार्ट्स में, हमारे कोलीग्स बता रहे थे, चाहे वो निकल हो, क्रूड भी नीचे नहीं आ रहा, स्टेबनली हाई। किस तरह से आप चीज़ों को पैन आउट होता देखते हैं आज? देखिए अजय, अगर फ्रैंकली आप देखें तो कल और आज में और कुछ दिनों के अंदर जो माहौल है हम सबको पता है। हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर क्यों अनवाइंडिंग हो रही है, क्या चिंता का विषय है और किस वजह से शेयर बाज़ार इस समय गिर रहे हैं। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं काफ़ी दिन से मेंटेन कर रहा हूँ कि इस समय शेयर बाज़ार में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ इंट्रा ट्रेड करिए। इस मार्केट के अंदर एक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के अंदर बड़ा परिवर्तन आ चुका है। फॉर अ मार्केट जहाँ पर हम हर लेवल पर फॉर अ मार्केट जिसमें 2021 के अंदर ट्रेड था बाय हाई सेल हायर, उसके बाद आया बाय ऑन डिप, अब ट्रेंड ये है कि सेल ऑन एवरी अपटिक, और उसके बाद अब जो नया ट्रेंड आया हुआ है सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। सो एक मार्केट इस समय कंपल्सिव सेलिंग के चक्र से निकल रहा है। जो कंपल्सिव सेलिंग है अजय, शेयर बाजार के लिए काफ़ी खतरनाक बात होती है, बिकॉज इसके अंदर आप फंडामेंटल्स इग्नोर करते हैं, इसके अंदर आप वैल्यूएशंस इग्नोर करते हैं, मगर आप इस समय बिकवाली इसलिए करते हैं बिकॉज या तो आपको कैश की ज़रूरत है, या आपका मार्केट का व्यू बदल गया है, या आपके फंड में रिडेम्पशंस आ रहे हैं। और इसी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग को लेकर के अजय मुझे लगता है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो इस समय आवश्यकता ये है कि आप किस प्रकार इस वॉलेटिलिटी और किस प्रकार इस मार्केट के अंदर जब गिरावट देख रहे हैं, आप उसके अंदर कैसे बच के निकल सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और आप इस समय ऐसी क्या रणनीति अपना सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट है इम्पैक्ट कम हो। गुड मॉर्निंग निकुंज। जिस तरह से हम देख रहे हैं थ्रू आउट विदेशी बाजार से कमजोरी के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर रोजाना पड़ता हुआ भी हम देखते हैं। कल भी भारी बिकवाली का दबाव रहा, आज फिर शुरुआत में स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, कौन से सेक्टर्स होंगे? पर्टिकुलरली अगर मेटल्स की बात करें, रूस से सप्लाई रुकने की आशंका से निकल में हमने कीमतों में एक लगातार इजाफा देखा है, तो फिर आपके हिसाब से आज स्ट्रैटेजी क्या अपनाई जाए, सेक्टर्स कौन से स्पेसिफिक रहेंगे?
मानसी देखिए, टिपिकली इस प्रकार की जब अनवाइंडिंग होती है तो अक्सर वो बैंकिंग से चालू होती है, फिर वो इंडस्ट्रियल्स पे जाती है, उसके बाद कंज्यूमर में आएगी और फिर रूरल फेसिंग बिजनेसेस को हिट करती है। तो हमने बैंकिंग में एक प्रकार की सेलिंग देख ली है। अब मुझे लगता है कि सिक्लिकल जो इंडस्ट्रियल्स में भी इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद कंज्यूमर में इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से जो मार्केट का बॉटम है, मार्केट का बॉटम फंडामेंटल बॉटम जो है अभी मेरे हिसाब से नहीं बना है। मार्केट दो कारणों से बॉटम आउट होता है। पहला कारण होता है कि प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं, इतने सस्ते हो जाते हैं कि भाई द मार्केट्स दे स्टार्ट फैक्टरिंग इन ऑल द बैड न्यूज़। जैसा हमने कोविड में देखा था, 2008 के बाद देखा था। तो जो मार्केट 2020 में जो बॉटम आउट हुआ था, यह मार्केट प्राइसेस की वजह से बॉटम आउट हुआ था। हालांकि कोविड खत्म नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट मई 2020 में जाकर के बॉटम आउट हो गया। प्राइसेस इतने सस्ते हो गए थे, प्राइसेस अभी इतने सस्ते नहीं हुए हैं। तो और मुझे लगता भी नहीं कि कोविड जैसी बिकवाली आने वाली है, बिकॉज वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो था। तो क्या न्यूज़ इवेंट्स चेंज होंगे जब मार्केट बॉटम होगा? मुझे लगता है वैसा होगा। न्यूज़ इवेंट्स कब बदलेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है वो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, मगर चल रहा है और अभी भी लग रहा है कि कोई रेजोल्यूशन इन साइट नहीं है। तो जब न्यूज़ थोड़ी सी चेंज होने लग जाएगी, या तो कमोडिटी में डाउन ट्रेंड आने लगेगा, क्रूड के अंदर डाउन ट्रेंड आने लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि दोनों रूस और यूक्रेन इस समय बातचीत कर रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर किसी प्रकार का हमें रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो वह मार्केट का न्यूज़ टर्न है। मेरे हिसाब से न्यूज़ टर्न का वेट करिए, इट इज़ बेटर। जैसा मैं एग्जाम्पल 10-15 दिन पहले बोल रहा था, आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल चुका है। जब आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल करके वापस गाड़ी पटरी पर आती है, उस समय लेने का मौका करिए। एक चलती हुई ट्रेन के सामने मत आइए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। डोंट ट्राई एंड गो अगेंस्ट द मार्केट। मार्केट का जो इस समय ट्रेंड है, 70 से 80% स्टॉक नीचे जा रहे हैं और 15 से 20% स्टॉक या तो गिर नहीं रहे हैं या फिर आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैं यही राय दूंगा कि जो बड़ा ट्रेंड है उसके साथ रहिए। बड़ा ट्रेंड इस समय नीचे का है, ऊपर का नहीं है। निकुंज, कल शाम को एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था, वो था एग्जिट पोल्स। हालांकि उसकी इंपॉर्टेंस डिमिनिश हो गई जिस हिसाब से बाजार में कंप्रेशन आया लास्ट 15 दिनों में, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से तस्वीर आ रही है, आपका कोई ऑब्जर्वेशन? उम्मीद के मुताबिक डिपेंड करता है किसका पोल ले रहे हैं, बट रफली बीजेपी लीडरशिप में दिख रही है, एटलीस्ट एग्जिट पोल के हिसाब से। जी, एग्जिट पोल की अगर बात करें अजय, तो मार्केट ये प्रकार से फैक्टर इन कर रहा था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में वापस आएगी। अगर एग्जिट पोल्स आती जो और कुछ इंडिकेट कर रही होती, तो शायद ये मार्केट के लिए 2-3% का एक बाय द रूमर सेल ऑन न्यूज़ काइंड ऑफ न्यूज़ हो सकता था। तो एग्जिट पोल इस माहौल के अंदर मार्केट के लिए एक नो इवेंट है। अगर एग्जिट पोल्स जो मार्केट फैक्टर इन कर रहा था वैसी नहीं आती, विच इज़ इन स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ अ बीजेपी विक्ट्री इन उत्तर प्रदेश, अगर वैसी नहीं आती तो शायद ये मार्केट के अंदर और मंदी का कारण हो सकता था। मगर क्या यह एक एग्जिट पोल में इस समय जो शेयर बाजार जो उम्मीद करके बैठा था, एग्जिट पोल उसी प्रकार से आई है, तो क्या एक इवेंट रिस्क हमारे पीछे हो चुका है? जी नहीं, बिकॉज जो इवेंट रिस्क है वो इस समय ग्लोबल है, क्रूड है और कई ऐसे फैक्टर्स हैं। आईटी के अलावा जो मुझे नहीं लगता है कि इस समय शेयर बाजार में ऐसे इस समय कुछ ऐसे सेफ्टी शेयर्स दिख रहे हैं। देखिए, कमोडिटी इट इज़ टू लेट टू बाय नाउ। सिमिलरली बैंक्स, उसके अंदर एफआई सेलिंग चल रही है। अगर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कंज्यूमर में आएगा, जो मुझे लग रहा है कि अभी तक नहीं आया है, और रूरल इकोनॉमी जिसको ऑलरेडी मार पड़ चुकी है, उसके अंदर भी मुझे लगता है किसी प्रकार की मंदी चलेगी। रशिया हम जानते हैं उस पूरे रीजन के अंदर, क्योंकि रेयर मेटल्स है, लिथियम है, निकल है, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे आएगा। सेमीकंडक्टर और ऑटो इंडस्ट्री को 2021 में मार पड़ी थी, 2022 में और मार पड़ सकती है। सो लेट द मार्केट एडजस्ट अजय। और एक और चीज़ है अजय कि इस मार्केट में आपको हार्श नहीं होना चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर साइकिल आती है। हमने तेजी की साइकिल देखी थी, उससे पहले मंदी की साइकिल देखी थी। तो शेयर बाजार के अंदर साइकिल आती है। 18-20 महीनों से तेजी की साइकिल थी, अब ये थोड़ा एक मंदी की साइकिल है। यह साइकिल भी निकल जाएगी, मगर इस समय अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप पेशेंस रखते हैं, तो जब ये साइकिल चेंज होगी तो आप पार्टिसिपेट उसमें कर सकते हैं। तो इस समय आई थिंक इट इज़ टू लेट टू सेल एंड इट इज़ टू अर्ली टू बाय। मैं फिर बोलूँगा जी, आई थिंक एट दीज लेवल्स इफ यू आर होल्डिंग गुड क्वालिटी decent large cap stocks, it is too late to sell, but it is too early to buy. Right, all right, Nikunj, thank you very much अपना टेक शेयर करने के लिए।
लेकिन ओवरनाइट जो कमेंट्री आई है उसके ऊपर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं ग्लोबल, बिफोर वी हम आगे बढ़ें। और वो था कमेंट्री जो आ रही है कुछ और बड़े देशों से, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो गए, चाहे कनाडा, यूएस, नेदरलैंड्स, तीनों ने कल ये कमेंट्री दी कि हमें रशियन क्रूड ऑयल से मूव आउट करना है धीरे धीरे, और चाहे वो अपना कंजम्पशन बेस चेंज करके रिन्यूएबल्स की तरफ डालें या फिर दूसरे देशों से खरीदें क्रूड ऑयल। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री आई थी, आइए आपको वो सुनवा देते हैं जिसने असर डाला थोड़ा ब्रेंट के ऊपर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। We will only succeed if the whole international community moves together with the same spirit of unity that we've seen in recent days. Justin and Mark and I have been discussing that today, and later this afternoon I'm going to be speaking to the leaders of the United States, France and Germany further to coordinate our actions. To aid these efforts, today the UK is joining our Dutch and Canadian friends to mobilise more practical and sustained support for Ukraine. Canada, UK and the Netherlands are close defence partners. We're working together to mobilise the global community to step up to support Ukraine, and we'll continue to defend democracy and the values that underpin it, and continue to make sure that Putin is held accountable. Today, Canada is announcing new sanctions on 10 individuals complicit in this unjustified invasion. This includes former and current senior government officials, oligarchs, and supporters of Russian leadership. The names of these individuals come from a list compiled by jailed opposition leader Alexei Navalny. These sanctions put increased pressure on Russia's leadership, including on Putin's inner circle. This is, of course, in addition to all the other sanctions we've announced, including our recent announcement on imposing massive tariffs on Russian and Belarusian imports. The work we're doing together is punishing Putin and his enablers where it hurts most, in particular by crippling their financial systems and sanctioning their central bank. So far, in aid for Ukraine, Canada has sent about $1 billion worth of financial assistance and humanitarian aid, but we have more to do. ओके तो बेहद ही क्रूशल जंक्चर है जहां पर हम यहां पर फिलहाल खड़े हैं। देखिए तीन चीजें एक साथ होते हुए दिख रही है। रशिया यूक्रेन के बीच टेंशंस जो इतने ज्यादा एस्केलेट होंगे वैसा हमने नहीं माना था, लेकिन अब ये हफ्ते दर हफ्ते बढ़ता हुआ टेंशन नजर आ रहा है। इसका एक इम्पैक्ट है जो कि विदेशी बाजार पर पड़ रहा है और उसी का इवेंचुअल इम्पैक्ट भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ दिख रहा है। और भारत में जो चुनाव का दौर है, यूपी इलेक्शन से जुड़ी सारी की सारी अपडेट, एग्जिट पोल क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ जता रहे हैं, सब कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं और हर लेवल पर, हर खबर पर जानकारों से, दिग्गजों से बातचीत करके उनके एक्सपर्ट वॉइसेस जो हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन साथ ही टेक्निकल डिटेल्स भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। ट्रेडर्स क्या कुछ करना चाहते हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है और इसी के चलते हमारी टेक्निकल पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर रोज़ हम टेक्निकल पैनलिस्ट से कई सारे एक्सपर्ट्स जोड़ते हैं और उनसे उनके टेक्निकल कॉल्स भी लेते हैं और बाजार पर, इंडेक्सेस पर उनका नज़रिया भी जानते हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ अब रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं, वाचना इन्वेस्टमेंट से सीए रुद्रमूर्ति जी जुड़ गए हैं और साथ ही वाइस फिनवर्स से सोनाली पलांदे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। गुड मॉर्निंग सोनाली, सबसे पहले आप से ही सवाल पूछना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वुमेन्स डे टू यू, और आज के लिए फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, शुरुआत कैसी नजर आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग मानसी, हैप्पी वुमेन्स डे। अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड दिखते हैं, तो यहाँ पर मेरी सेल की तो सलाह नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ अगर हमें निफ्टी में बाय करना है तो मैं वेट करूंगी निफ्टी 15,800 के ऊपर सस्टेन करे। तो अगर एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मैं बाय करने की सलाह दूंगी और ऊपर की तरफ हम 16,000 16,200 तक का एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नीचे में हमें स्टॉप लॉस 15,700 के नीचे लगाना है। लेकिन ये कंडीशन रहेगी कि निफ्टी को 15,800 के ऊपर सस्टेन करना होगा, बाकी सेल की मेरी राय नहीं रहेगी। अगर बैंक निफ्टी की बात मैं करूं तो बैंक निफ्टी ने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स तोड़ दिए हैं, स्पेशली बिलो 34,000 इट इज वेरी वीक। तो इसमें वैसे तो कुछ नहीं करने की राय रहेगी, लेकिन अगर एग्रेसिव ट्रेडर्स इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो इसमें 32,000 तक एक बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और 32,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। तो ये मेरी इंडाइसेस की राय रहेगी। और स्टॉक पिक्स मानसी जी अभी दें या बाद में?
उसके लिए फिर से आपके पास आऊंगी सोनाली, लेकिन इस बीच फिलहाल सिर्फ इंडेक्स पर रणनीति आपकी हम जानना चाहेंगे। अजीत, गुड मॉर्निंग, आपकी तरफ से भी स्ट्रैटेजी आज के लिए इंडेक्स कैसे नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी एंड हैप्पी वुमेन्स डे। और देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है मानसी की 16,400 का जोन था जिसमें कि काफी टाइम हमने एक ब्रॉडर रेंज में कंसोलिडेट कर रहे थे। उसके ब्रेकडाउन के बाद एक टाइम स्पेंड किया, 3-4 दिन का लेवल्स उस जोन के पास स्पेंड किया और अब वहां से हम गिरावट देख रहे हैं। तो आई डाउट कि इतनी जल्दी सेटल डाउन होने वाला है बाजार। और जैसे कि निकुंज भी बता रहे थे कि यहाँ पे कब कितना ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, कंसिडरिंग कि जब आप देखते हैं कि एफआईज की सेलिंग लगातार हुई जा रही है तो लेवल्स उतना मैटर नहीं करते हैं। बट हाँ, अगर पास्ट की अगर बात करें तो इन लेवल्स पर जो भी हम आ चुके हैं, करीब 15,800 का जोन, यहाँ पे पिछले 2021 में हमने काफी एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखा था इस जोन में, करीब 15,500 से लेकर 15,900। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद इस जोन को ये होल्ड करे और अभी भी यही उम्मीद है कि 15,400 से लेकर 500 का जोन ये काफी मेजर होने वाला है आने वाले दिनों में। और जब तक 16,200 को हम क्रॉस नहीं करते हैं तो मानसिक एक रीबाउंड को एक्सटेंड करते हुए देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो सेल ऑन राइज मार्केट जब तक 16,200 को हम होल्ड कर रहे हैं और नीचे पे 15,500 15,400 के लेवल्स, बैंकिंग कंपैरेटिवली वीक लग रहा है। और यहाँ पे 2019 के जो सपोर्ट जोन थे करीब 33,000 वाले, वो लेवल्स अब आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ से अब 32,000 30,000 तक के लेवल्स भी अगर पैनिक में हम देख सकते हैं इंडेक्स को, बैंकिंग इंडेक्स को टेस्ट करते हुए। तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा कॉशन रखने की जरूरत है और वो चेंज होगा व्यू जब हम 34,500 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज करेंगे। तो वो चीज अभी होते हुए दिख नहीं रही है। तो दोनों में ही नेगेटिव बायस है। 16,200 ऊपर में मान के चलिए, जब तक कि वो ब्रेक नहीं करते हैं तब तक कोई डिसाइसिव रीबाउंड देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लियरली इंडेक्सेस पर हमने यहाँ पर एक्सपर्ट्स की राय जानी। मिस्टर रुद्रमूर्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग रुद्रमूर्ति साहब, आपकी तरफ से आज शुरुआत कैसे होती हुई दिखेगी? क्योंकि विदेशी बाजार से जो सेलिंग हम देख रहे हैं, एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े, इस बीच डीआईएस खरीदारी का रुख अपना रहे हैं, लेकिन आज के लिए फिर क्या लगता है ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ जो है हम पर भी हावी होता हुआ दिखेगा और कितना? Good morning and my happy Women's Day to all people who are there, your viewers, the people in the panel, the team members of Swadesh, everyone. So first of all, last week market को long करने पर risk reward नहीं था। 16,650 nifty levels पर everyone wanted to go long, where there was a resistance at 16,800. ट्रेडिंग करने में risk reward बहुत important होता है। Like how for investors value investing is so important. So for me अभी short करने में risk reward नहीं है। 15,600 बहुत strong support है। Near to that 100-200 points away from 15,600 surely shorting करने में opportunity अभी नहीं है। For 2-3 days kind of a view or even for a week time, I will be buying this market with a strict stop loss of 15,600 on Nifty, and I expect Bank Nifty to give a bigger bounce because it is oversold. So Nifty futures has strong support now at 15,600. I'll be keeping a stop loss there and looking at opportunity to buy, and I expect Bank Nifty to hold support of 32,000 for short term. So here there is no risk reward to go short. Definitely looking for opportunity to buy with strict stop losses, and this is an opportunity for traders to go long in the market. Gentlemen, stay with us. In fact, हमारे साथ विनीत बोलिंजकर भी जुड़ रहे हैं। विनीत, गुड मॉर्निंग। विनीत, आप तो काफ़ी बड़े बड़े HNIs से डील करते हैं पूरे देश भर में। इससे पहले कि मैं आपका मार्केट का व्यू जानूं, मैं आपसे एक सेंस लेना चाहता हूं कि सेंटिमेंट ऑन स्ट्रीट कैसा है। आई एम श्योर लोगों के पोर्टफोलियोज काफ़ी ब्लीड कर रहे हैं, बट क्या लोग काफ़ी ज़्यादा शेकिन है कि वो नीचे के भाव पे थोड़ा बाइंग अटेम्प्ट करने के लिए ओपन है, या कम्प्लीटली ऑन द साइड है और रिस्क एवर्जन बहुत ज़्यादा पीक हो रहा है? अभी आप थोड़ा सा फीडबैक शेयर करिए। विनीत, अपना माइक अनम्यूट करिएगा। तो दो चीज हुई स्टार्टिंग में कि जैसे फॉल चालू हुआ था और वॉर चालू हो गई थी, तो तभी लोगों को लगा कि जल्दी वॉर खत्म हो जाएगी और 16,000 लेवल्स काफी इजीली ब्रेक नहीं होंगे।
तो पीपल वर बाइंग इनटू द मार्केट, बट अभी जब क्रूशियल लेवल्स मार्केट के निकल चुके हैं तो पीपल हैव टर्न्ड कॉशियस एंड आर सिटिंग ऑन द साइडलाइंस। हाँ, जहाँ पे स्टीप करेक्शंस दिख रही है खुद की पोर्टफोलियो में और आपको वो स्टॉक पसंद आ रहा है, तो वहां पे निबलिंग जरूर हो रही है। और ये स्ट्रेटेजी भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें से निष्कर्ष निकालोगे तो आपको समझ आएगा कि चाइना पे जीपी ट्रेड टैरिफ्स चाइना पे जो रेस किए हैं आफ्टर 38 to 40 इयर्स, रशिया को बाहर रख दिया है फ्रॉम द सप्लाई चेन। एंड इफ यू सी द PLI schemes that India has introduced, and if you also take into consideration the threat that Pakistan is facing from the GSP regime and FATF in Europe, I think that the environment has become extremely conducive for a very long-term investing portfolio in India. तो ये चीजों से मुझे लगता है कि इंडिया में काफी अच्छी बाइंग आ सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि ये सेलिंग खत्म हो गई। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम आई एम नॉट रिकमेंडिंग इन्वेस्टर्स टू बाय इनटू द मार्केट, बट आई बिलीव दैट इन द नेक्स्ट a month or so, March and April 10th, April 15th तक एक काफी एक्साइटिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जहां पे इंडिया विल बिकम द ओएसिस ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स। तो यहाँ से मुझे लगता है कि जो निष्कर्ष हम निवेश करेंगे वो अगले 2 साल में आपको काफी फ्रूटफुल रह सकता है। लेकिन विनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर यहाँ पे अज्यूम करिए कि कोई फ्रेश बाइंग स्टार्ट करता है, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीने में और नीचे जा सकता है बाजार और लोज हो सकते हैं, या आपको लगता है 6 महीने का व्यू, 8 महीने का व्यू में यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न मिलेंगे अगर आज के दिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट शुरू किया जाए? सो डेफिनेटली ओवर द नेक्स्ट 6 to 8 months हमें अच्छी रिटर्न्स आ जाएंगी, क्योंकि इन स्टॉक्स काफी करेक्ट हो चुके हैं और मार्केट भी काफी रीजनेबल वैल्यूएशन पे पहुंच गया है। तो कीपिंग दीज 3 things in mind, barring for the war sentiment, I think in a normal market people would have definitely entered the market around 15,500 levels on the Nifty. स्टॉक्स किस पे ज़्यादा ध्यान रखें आपके लिस्ट में? क्या बैंकिंग स्टॉक्स भी हैं कोई जो ज़्यादा पनिश हुए हैं, ज़्यादा जिनकी पिटाई हुई है? So actually, Larsen and Toubro, Reliance, ICICI Bank, HDFC Limited, these are some of the stocks. Tata Motors, Tata Steel, Hindalco. These are some of the stocks that we think will outperform the market in the next 12 months. ठीक है विनीत जी, बस एक क्वेश्चन हो रहा है आपसे, क्या आप सिर्फ फ्रंटलाइन शेयर्स के साथ ही जाना चाहेंगे या फिर क्रूड रिलेटेड कुछ शेयर्स के साथ भी जाएंगे, क्योंकि इनकी पिटाई भी क्रूड की वजह से ज़्यादा हुई है? मिसाल के तौर पर एशियन पेंट, मिसाल के तौर पर इंडिगो, इनकी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वैसे तो फ्लाइट्स अच्छी चल रही हैं, भारत में रियल एस्टेट के अंदर ग्रोथ है, इनकी डिमांड अच्छी है, ये अपने सेगमेंट के लीडर्स हैं, बट इनका रॉ मटेरियल किसी वजह से एबनॉर्मल गेन की तरफ से इनका कॉस्टिंग प्रेशर आ गया, तो क्या जैसे क्रूड नीचे होगा इनको वापस खरीद लें क्या? क्रूड कहाँ पे सेटल होगा, ये काफी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जब तक हमें इसके क्लियर संदेश नहीं मिलते, मुझे लगता है कि क्रूड रिलेटेड स्टॉक्स में निवेश नहीं करना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स ईवी सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि देयर विल नाउ बी अ एक्सेलरेटेड प्रोग्राम टू get EVs off the ground. और आप देखोगे कि इंडिया में ऑलरेडी सेक्टर में काफी बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजीज, चार्जर्स की वेरी फास्ट रोल आउट हो रहा है, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि हमें वो सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो क्लियरली यहाँ पर विनीत जी की तरफ से उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, साथ ही क्रूड की चाल को देखते हुए फिलहाल जहाँ पर कंसर्न्स उन स्टॉक में हैं जैसे कि पेंट स्टॉक, सीमेंट स्टॉक, उनसे दूर रहने की सलाह आती हुई दिख रही है। एक बार इन्हें स्टेबल होने दें, फिर से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आने दें,
या फिर कोई न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट क्रूड की जो कंसर्न्स है वो खत्म होने के बाद आने के बाद एक बार यहाँ पर नजर की जा सकती है। चलिए, हमारे साथ ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, उनसे बाजार पर उनके एनालिसिस, टेक्निकल कॉल सब कुछ एक एक कर लेकर आ रहे हैं हम आपके बीच। लेकिन अब वक्त है त्रिमूर्ति शेयर्स जानने का, यानी कि वो कौन से 3 शेयर्स हैं जो कि आज सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बाकी सारे स्टॉक्स भी एक एक कर आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये 3 इंपॉर्टेंट शेयर्स त्रिमूर्ति शेयर सेगमेंट में जानिए शरद से। शरद, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले मेटल्स फोकस में रहने वाले, और कल रात जो है एक इम्पॉर्टेंट घटना हुआ जहाँ पे निकल के जो ओवरनाइट प्राइसेस है वो लगभग 70% का एक जो है बहुत बड़ी उछाल देखने मिली। अब देखिए उसके कारण मेटल स्टॉक्स में तो ज़रूर रहेगा फोकस, लेकिन वेदांता रहेगा फोकस में, क्योंकि उनके एक्विजिशंस हुए हैं निकल स्पेस में वाया हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे उनके मेजॉरिटी स्टेक से ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं कंपनी में स्टेक है। लगभग MCX के आंकड़े बोले तो 70% उछाल आपको निकल के प्राइजेस में देखने मिले। अब याद रखिए सप्लाई रिस्क तो है ही, लेकिन अब ट्रेडर्स जो हैं एक शॉर्ट स्क्वीज के एक फिनोमिनन है, उसके कारण जो है आप ग्लोबल मार्केट्स में जो है मूवमेंट्स देखने मिल रही है। अब जो बात करते हैं सारे बेस मेटल्स की, वो भी जो अपने लाइफ टाइम हाई पे चल रहे हैं, तो ऑफकोर्स मेटल पैक्स स्पेशली वेदांता फोकस में रहेगा। लाइफ इंश्योरेंस फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है फरवरी की डेटा आई है IRDAI के, और ओवरऑल देखा जाए तो प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस फोकस में रहेंगे। उनकी उतनी ग्रोथ ज़्यादा नहीं आई, थोड़ी वीक ग्रोथ आई, लगभग 5%। HDFC लाइफ का प्रीमियम्स देखें तो लगभग 9.5% का ग्रोथ देखने मिला, और आप SBI लाइफ का देखें तो लगभग 6.9% आया। अब देखा जाए तो ICICI प्रू में लेकिन बड़ी गिरावट देखने मिली, ऑलमोस्ट 23% डाउन था, और बजाज अलायंस का 27% का जो है एक उछाल देखने मिला था। और आखिर में बात करूंगा नैटको फार्मा का, ये भी फोकस है। इनकी जो टेवा है आम, उन्होंने जो रेलेवेंट मेडिसिन है वो जेनरिक दवा लॉन्च US मार्केट्स में कर दी है, 6 स्ट्रेंथ्स का है, और इसकी जो ओवरऑल सेल्स की आंकड़े की बात करें तो ऑलमोस्ट $8.7 बिलियन 2021 में देखा गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कैश फ्लो जनरेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट साधन बनेगा, और जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि FY 27 तक लगभग 25 से लेकर 30% तक की प्राइस इरोजन देखने मिल सकती है, लेकिन 33% हिस्सेदारी जो इस सेगमेंट में देखने मिलेगा। आगे जाते हुए जो है डॉक्टर रेड्डीज अगले 6 महीने में इसके वर्जन्स लॉन्च कर सकते हो। फिर बाकी अन्य फार्मा प्लेयर्स भी लाइन में लगे हैं, जैसे कैडिला हेल्थ केयर और सन फार्मा। शरद, शुक्रिया ये त्रिमूर्ति स्टॉक्स में बताने के लिए। तो क्लियरली मेटल शेयरों पर फोकस रहेगा, इंश्योरेंस कंपनी आज फोकस में रहने वाली, और साथ ही नेटको फार्मा भी खबरों के चलते आज फोकस में रह सकता है। कई और सारे शेयर्स हैं जिस पर खबरें आई हैं, एक एक कर वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले टेक्निकल पिक्स जो स्टॉक कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आई हैं वो आपको बता देते हैं। शुरुआत अजीत जी से करते हैं। अजीत, बताएं आपकी कॉल्स ऑफ द डे आज के लिए क्या होंगी, और साथ ही आपकी टॉप पिक ऑफ द डे भी क्या होंगी। जिस तरीके से मार्केट का एनवायरनमेंट है और हम देख रहे हैं कि सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच रख रहे हैं तो ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, बावजूद जिसके कि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव बायस्ड है, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। तो 2 सेक्टर जो कि आउटराइटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें से मेटल है, और ऑयल एक्सप्लोरेशन साइड पे भी अगर आप देखेंगे ONGC, ऑयल इंडिया, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड पे अगर आप रह रहे हैं तो आपका फोकस एरिया यही होना चाहिए। सेलेक्टिवली IT स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं, बट अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें आज के सेशन के लिए तो ऑयल इंडिया मेरे हिसाब से अच्छी बेट होनी चाहिए, कंसिडरिंग कि एक अच्छे मूव के बाद 3 दिन का कंसोलिडेशन हो चुका है। ONGC में कल काफी स्ट्रॉन्ग मूव आया था, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये रेप्लिकेट करेगा उस तरीके के मूव। तो नियर टर्म में 285 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 232 के पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ। दूसरी रिकमेंडेशन मेरी शॉर्ट साइड पे होगी बैंकिंग में कोटक बैंक। यहाँ पे अभी तक कुछ खास डैमेज देखने को मिला नहीं है। कल के सेशन में जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था 1700 के अराउंड पे, उसके नीचे फिसल आउट हुआ। कोशिश कर रहा है इसको सस्टेन करने की, बट आई डाउट कि जिस तरीके से पैटर्न में चेंज हुए हैं कि नियर टर्म में स्टेबलाइज होगा, और नियर टर्म में एटलीस्ट 1620 तक के लेवल्स आपको नेगेटिव साइड पे देखने को मिल सकते हैं। तो 1780 के स्टॉक के साथ कोटक बैंक को भी आप शॉर्ट करेंगे। तीसरा स्टॉक ऑफकोर्स मेटल स्पेस में से अभी जैसे शरद भी बता रहे थे कि काफी स्ट्रॉन्ग सर्ज देखने को मिले हैं मेटल प्राइसेस में, काफी कंसिस्टेंट मूव्स देखने को मिल रहे हैं। NMDC पे अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे काफी मेजर बेस फॉर्मेशन हुआ है, और उस तरीके के मूव्स अभी तक आए नहीं है जिस तरीके से ऑलरेडी हिंडाल्को, टाटा स्टील और दूसरे मेटल काउंटर्स में देख गए हैं। तो मुझे लगता है कि NMDC काफी अच्छा बेट हो सकता है पोजिशनली। 170 के टारगेट्स होने चाहिए इसके, और 144 का स्टॉप लॉस के लिए। फॉर द डे ट्रेडिंग के लिए अगर आप बात करें जब बेस्ट ट्रेड हो सकता है तो वो ऑयल इंडिया हो सकता है।
पे ज़्यादा बुलिश हैं आप, NMDC भी बता रहे हैं और लेवल सारे नोट कर लीजिए, आपके स्क्रीन पे चल रहे होंगे। 285 रुपये का जैसे टारगेट है, NMDC बाय है और कोटक बैंक सेल है, एक सेल कॉल भी है। ठीक है, अब हमारे साथ सोनाली पालदे भी है। सोनाली, आपकी तरफ से आज के ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? जी, मेरे तरफ से आज ट्रेडिंग पिक सारे बाय रहेंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया मार्केट मुझे टेक्निकली वीक लगता है, ओवरसोल्ड लगता है, तो यहाँ पे एक बाय करके चलना मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से सही लगता है। तो फर्स्ट पिक मेरा साइंट रहेगा। इसमें कल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल देखने को मिला है और 20 डेमा के ऊपर ये सस्टेन कर रहे हैं, तो इसमें टारगेट्स ऊपर की तरफ 955 970 के हमें देखने को मिल सकते हैं। नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 890 का। सेकेंड पिक मेरा परसिस्टेंट रहेगा। इसमें भी कल एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसने कल वीकली हाईस तोड़े और उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो इसमें हमें बाय करके चलना है। ऊपर में टारगेट्स हम देख सकते हैं 4280 से लेकर 4400 तक के, और स्टॉप लॉस हमें 4000 का लगाना है। तीसरा पिक मेरा HCL टेक रहेगा। इसमें भी कल हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखा। इसमें एक बुलिश पेंडेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हमने डेली टाइम फ्रेम पे देखा है चार्ट स्ट्रक्चर पर, और इसमें भी हम बाय करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ टारगेट्स हमारे मिल सकते हैं 1170 से लेकर 1200 तक के। स्टॉप लॉस हमें लगाना है 1125 का। और अगर कॉल ऑफ द डे का मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने एक शुगर स्टॉक चुना है। कल अगर हम पिछले 2-3 दिनों से अगर हम देख रहे हैं तो शुगर सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और मार्केट के वीकनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैंने इस कॉल ऑफ द डे के लिए बलरामपुर चीनी को चुना है। इसमें हमें बाय करके चलना है। टारगेट्स हम 455 से 464 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 430 का। सोनाली, आपने जो तीनों शेयर्स दिए हैं ना, साइंट, परसिस्टेंट और HCL टेक, ये तीनों तो IT की कंपनीज है। अगर मान लीजिए मैं तीनों की तीनों एक ही सेगमेंट की सारी कंपनीज नहीं लेना चाहूँ, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल शेयर कौन सा है आपका? साइंट, परसिस्टेंट और HCL टेक? यहाँ मैं साइंट के साथ कंफर्टेबल हूँ ज़्यादा। काम किया है कि आपके 3 IT कंपनीज, ऑल दो वैसे तो सारे दिखाई दिए, बट साइंट आपका ज़्यादा प्रेफरेबल शेयर है। और इसके अलावा बलरामपुर चीनी, खैर इसका F&O का डाटा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस पर ध्यान रखा जा सकता है। रुद्रमूर्ति भी हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं उनकी आज की कॉल्स क्या हैं। रुद्रमूर्ति, शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर, आपकी कॉल्स क्या? हम ईगरली वेट कर रहे हैं, लिखने के लिए तैयार बैठे हैं। डिम्पी जी, मेरे को मार्केट अभी फॉर ए वीक्स टाइम लॉन्ग ही रहना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड लॉन्ग पर है, इसलिए तीनों कॉल में बाई पर रहना चाहता हूं। भारतीय एयरटेल लुक्स वेरी स्ट्रांग ऑन द चार्ट। कल देखा है तो मार्केट का निफ्टी गैप डाउन ओपन पर भी Bharti Airtel was hardly down 0.5% and it closed positive. So for me, Bharti Airtel is a buy. I'm looking at accumulation patterns also on the chart. 650 is a very strong support. उधर मैं stop loss रख के positionally buy करना चाहता हूँ. Initial target of 700 and eventually 730 is possible on Bharti Airtel. My second buy call is on GNFC. Even GNFC has a strong support at 570. Risk reward is very strong to go long on GNFC. And yesterday again in a weak market, this stock was outperforming. Chart patterns are very positive, looking at targets of 650 and even eventually up to 700 for a positional long on GNFC, and all these are shares which are there in F&O. So I'll be looking at going positionally long in futures. So GNFC buy for a target of 650 with a stop loss of 570. And I'm also picking one metal stock, that is SAIL. SAIL has strong supports at around 93. Keeping that as stop loss, I'll be looking for target of 105. And mera call of the day hai ITC. People have made enough jokes on ITC that it has never performed. I've heard everything. Same thing people were talking on Reliance when it was 800, 700 without giving any movement. And in just 1 to 2 years, Reliance crossed even 2000 levels from 800. The same will happen in ITC. All the investors who are tired on ITC have already sold. मेरे को ITC is the call for the day, and even for shorter term trading, even for long term investment, this is the time to buy ITC. Looking at today's target of around 232 with a stop loss of 223, and eventually I won't be surprised to see ITC at 300 this year. So very good risk reward to buy ITC, and it is also good for a portfolio investor not to miss ITC at current level.
आईटीसी देखे तो आप जितने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं मेरे को लग रहा है तो चल ही जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आईटीसी आप बोल रहे हैं ना तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ भी मिलने वाली हैं। जैसे आप खुद बता रहे हैं कि आईटीसी चल नहीं रहा है, अब इतने सारे लोगों के पास हैं, मीम्स सारे बनने बंद हो जाएंगे, सारे रुद्रमूर्ति के मीम्स बनेंगे फिर कि देखिए उन्होंने आईटीसी फाइनली चला ही दिया। खैर, आईटीसी, सेल, जीएनएफसी, भारती एयरटेल चारों के चारों बाय कॉल्स हैं और सारी ट्रेंडिंग सेक्टर्स में से हैं, ट्रेंडिंग कॉल्स हैं। टिपिकली इसके बारे में ट्रेडर्स काफ़ी आज ट्रेड लेते भी हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इवेंट जो बाजार के लिए है वो है एग्जिट पोल जैसे आए हैं। 10 तारीख को काउंटिंग हो जाएगी, सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। लेकिन उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में और साथ ही गोवा में किसकी सरकार बनने जा रही है, बाजार की उम्मीदें पर कितना खरा उतर रहा है ये एग्जिट पोल, हमारी सहयोगी, सीनियर सहयोगी है तमन्ना ईमानदार, वो आपको बता रही है इसके बारे में। तमन्ना, बताएं प्लीज। पांच राज्यों में चुनाव के बाद जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं उनके मुताबिक बीजेपी उत्तर प्रदेश में लौटने जा रही है एक ऐतिहासिक जीत के साथ। इन नंबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ की सरकार लौटेगी। औसतन योगी जी की सरकार को या बीजेपी को 225 और 250 के बीच में नंबर दिए जा रहे हैं, जो कि 2017 के आंकड़े से काफी कम है, लेकिन एक बहुत साफ जीत है। दूसरी तरफ पंजाब में सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी बड़ी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है एग्जिट पोल्स के मुताबिक। यहां पर हम आपको एक बार फिर से बता दें कि ये केवल एग्जिट पोल है, ये नतीजे नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ये सही आए, तो उसको इसी नजरिए से देखें कि एक इशारा दे रहे हैं कि शायद क्या हो सकता है 10 मार्च को। तो आम आदमी पार्टी का पंजाब में आना इन पोल्स के मुताबिक बहुत बड़ी खबर होगी, क्योंकि दिल्ली के बाद उनके लिए दूसरा राज्य होगा और ये आम आदमी पार्टी को एक नेशनल पार्टी के रूप में फिट करेगी। लोग अरविंद केजरीवाल को एक बीजेपी के ऑल्टरनेटिव के रूप में देख सकते हैं। तो ये हो गए 2 में से 5, बाकी 3 में क्या हो रहा है। गोवा और उत्तराखंड में बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट है। बीजेपी और कांग्रेस के नंबर आसपास आ रहे हैं इन पोल्स के मुताबिक, तो देखना होगा कि आखिर में कौन बाजी मार जाता है। मणिपुर में बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो आगे दिख रहे हैं। तो अगर ये सारे नंबर सही आए तो बीजेपी का स्कोर 5 राज्यों में से 4 का होगा, 4 में से 5 यानी उनके लिए बहुत अच्छा नंबर। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए वो बिल्कुल सही पटरी पर नजर आएंगे और बहुत ही मजबूत तौर पर आगे बढ़ेंगे उस तरफ। अगर ऐसा होता है तो फिर सवाल यही होगा कि रिफॉर्म के प्रोसेस को क्या होता है, क्या इस तरह के पॉलिटिकल बैकिंग के साथ रिफॉर्म्स तेजी से आगे बढ़ाए जाएंगे या कम पॉपुलिज्म होगा। इस तरह का निष्कर्ष आमतौर पर बाजार निकालना चाहती है चुनाव के नतीजों से। तो अगर ऐसे नंबर आए तो ये बाजार की उम्मीद पर काफी खरे उतरेंगे। ठीक है तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा एग्जिट पोल का पूरा ब्यौरा हमारे सामने रखने के लिए कि आखिरकार कहाँ पे कितने नंबर्स आते हुए दिखते हैं। लगता है कि उत्तर प्रदेश में बाबा योगी सरकार आ जाएगी। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी मुद्दे पर एग्जिट पोल पे CSDS के डायरेक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप समय दे रहे हैं 18 और स्वदेश को। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। सर, मेरे को एक चीज़ आपसे समझनी है, ये सब लोग ये तो कह रहे थे कि हाँ रिपीट हो सकती है, और लेकिन जो पार्टी अपनी तरफ से बोलती है वो 300 बोलती है, आंकड़े ये कह रहे हैं कि 225, 230, 250 तक के नंबर्स आ जाएंगे। ये भी एक अच्छा नंबर है या फिर आपको लग रहा है कि कोई कसर छूट गई अगर एग्जिट पोल तब्दील हो जाते हैं नंबर्स में? तो नहीं, मुझे लगता है ये भी अच्छे नंबर है। देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है तो सबसे अहम बात क्या होती है? अहम बात है कि आप चुनाव जीत रहे हैं या हार रहे हैं। आप चुनाव जीत रहे हैं तो सारे एग्जिट पोल तो इस ओर संकेत कर रहे हैं बीजेपी चुनाव जीत रही है। अब सवाल है सिर्फ नंबर का, 225 सीटें आती हैं या 270 सीटें आती हैं या 300 का आंकड़ा पार करता है। ये जरूर है कि अगर 225-20 के करीब आंकड़े आते हैं तो थोड़ा सा धक्का तो जरूर लगेगा बीजेपी को, लेकिन धक्का इतना बड़ा नहीं है, सरकार उनकी फिर भी बन रही है। और अगर 250-260 के आसपास रहता है तो वो आंकड़ा थोड़ा सम्मानजनक लगेगा। लेकिन किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार ढुलमुल सरकार जैसी नहीं होगी। अगर 225 पे उनके नंबर आते हैं तो बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट बहुमत है और एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से वो सरकार बनाएंगे।
संजय जी, एक चीज़ आपसे और पता करनी है। तो चलो ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है, सबसे बड़ा राज्य है, यहीं से सेंटर बनता है, लेकिन जो और राज्य हैं वहाँ पे तो एक किस्म से पहले से ही सरेंडर था बीजेपी का। पंजाब में तो उनकी कोई खास बड़ी रैली भी नहीं हुई और किसानों का मुद्दा भी था। उसके अलावा उत्तराखंड में तो आपको पता ही है कि वहाँ तो हर 5 साल बाद सरकार बदलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो एक बार जरा ये अलग से 4 राज्य, उत्तर प्रदेश के जो अलग से 4 राज्य, इसके बारे में बताइए, आपका असेसमेंट क्या कहता है एग्जिट पोल को देखने के बाद? नहीं, देखिए, पंजाब में अगर हम पंजाब की चर्चा कर रहे हैं तो वहाँ बीजेपी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के कोई स्टेक्स नहीं थे पंजाब में। पंजाब की सबसे बड़ी खबर यह है कि क्या आम आदमी पार्टी अपने दम पे सरकार बना रही है या नहीं। इसी पे सारा एक तरह से बादल छाए हुए थे कि भाई आम आदमी पार्टी को मेजोरिटी आएगी या नहीं आएगी। एग्जिट पोल के नतीजे साफ बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ मेजोरिटी नहीं, बड़ी मेजोरिटी आने के संकेत मिल रहे हैं। तो स्पष्ट है बिल्कुल कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बन रही है, उन्हें किसी सहयोगी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तराखंड में मामला फंसा हुआ लगता है, लेकिन अगर आप एग्जिट पोल के हिसाब से देखें तो 4 एग्जिट पोल, 5 या 4 एग्जिट पोल एक और इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी को मेजोरिटी मिल रही है। सिर्फ एक एग्जिट पोल ये बता रहा है कि कांग्रेस को बहुमत मिलने की उम्मीद है। लेकिन कुल मिलाकर के जो वहां पे जमीनी हालात थे, मेरे समझ से बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में भी बन रही है, बीजेपी को मेजोरिटी मिलेगी। और पिछली बार की तुलना में तो उनकी सीटें कम होंगी, लेकिन आराम से उन्हें मेजोरिटी मिलेगी और वो सरकार बना सकते हैं। मणिपुर की स्थिति बिल्कुल साफ है, वहां बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। कांग्रेस जिस शेप एंड साइज में पहले थी उस तरह की अब कांग्रेस नहीं है। एक ट्राइबल पार्टी वहां नहीं बन गई थी। जिन उस समुदाय के लोगों ने कांग्रेस के लिए वोट किया था पिछले चुनाव में, अब उस पार्टी के बनने से कांग्रेस का जनाधार बिल्कुल खिसक गया है। तो कांग्रेस का बिल्कुल एकदम सफाया हो रहा है मणिपुर में। मामला से गोवा में फंसा हुआ है। गोवा के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। एग्जिट पोल भी अलग अलग संकेत दे रहे हैं, और चूंकि गोवा एक छोटा राज्य है जहां जीत हार का फासला बहुत कम वोटों के अंतर से होता है, बहुत छोटा राज्य है। अलग अलग अगर एक एक विधानसभा को देखें तो तकरीबन 20-22 हजार वोटर्स होते हैं। तो ऐसे में जीत हार का जो अंतर होता है वो बहुत छोटे मार्जिन से होता है, और ऐसे में एग्जिट पोल के द्वारा अनुमान लगा पाना कि किस पार्टी को बहुमत मिलेगी थोड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरह से कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है, इस हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है। तो अनसर्टेनिटी सिर्फ गोवा के बारे में है, बाकी राज्यों की लगता है मेरी समझ से तस्वीर बिल्कुल साफ है। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और आपका एनालिसिस हमेशा की तरह सुपर्ब रहा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। तो इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली के बाद किसी दूसरे राज्य में जो बनने जा रही है वो है पंजाब। यहीं से ही पहली बार आम आदमी पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट है वो पहली बार एमपी भी बन के आए थे। तो पंजाब एक अच्छे एक्सपेरिमेंट लैब है आपके लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे, फिर बाजार की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखो देखो देखो, नया टीवी देखो। आ गई सब्जियां छोटू की दुकान से लाई हो ना, वही सही रेट देता है। हाँ पापा। डिसाइडेड, 55 इंच का टीवी इस दीवार पे लग जाएगा। ओह सुपर, कल मैं चेक दे दूंगी। तुम नहीं, मैं अपने पैसों से। वाओ, कैसे? ये देखो एडवर्टाइजमेंट, 30% एश्योर्ड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। मैं भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब सब्जी सिर्फ छोटू की दुकान से, पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस किसी भी हरे गहरे से। पापा, अजनबी का ज्ञान, अपना नुकसान। लेकिन फिर टीवी? सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। सेना, ओके, मेरे फ्यूचर में क्या है? वाओ, हॉलीवुड। गॉड नोज, पर तेरे हाथ इतने सॉफ्ट। थैंक्स टू फियामा हैंड वॉशेस, जिसमें है नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स और जिससे हैंड्स फील हो हैप्पी एंड सॉफ्ट। फियामा हैंड वॉशेस। किनोआ क्या होता है? बेटा, इट्स अ सुपर फूड which is rich source of protein. यानी किनोआ खाना चाहिए। Of course. अरे चोको स्प्रेड। किनोआ वाला चोको स्प्रेड। नए न्यूट्रलाइट चोको स्प्रेड में है प्रोटीन युक्त सुपर फूड किनोआ। मुबारक हो। चोको स्प्रेड हेल्दियर हो गया।
करिए ना, मेरे फ्यूचर में क्या है? वाओ, तेरे हाथ इतने सॉफ्ट। थैंक्स टू फियामा हैंड वॉशेस जिसमें है नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। फियामा हैंड वॉशेस। ओ, हेलो। हेल्थ इंश्योरेंस अपने तन की रक्षा करूंगा। अगर मन बदल जाए तो? कैसे बदलेगा वो जो तकदीर में लिखा है? तकदीर नहीं, यहाँ लिखा है लेने के बाद कैंसिल करोगे तो भी फुल रिफंड। फोन पे जा, जी ले अपनी जिंदगी। हेल्थ इंश्योरेंस पसंद ना आने पे 15 दिन में कैंसिल करो तो टेंशन छोड़ो, इंश्योरेंस लो फोन पे। अब पाइए 1 करोड़ का सुपर टॉप अप ऑन हेल्थ इंश्योरेंस ₹849 से शुरू। फोन पे। जब इंडिया ने देखा एक घर का सपना, हमने खोले कई दरवाजे, पर फिर वक्त बदला। इंडिया करने लगा पहले ऐप। अब हम सिर्फ पिज्जा ही नहीं, माइक्रोवेव भी घर बैठे मंगवाते हैं और घर से स्कूल और ऑफिस भी चलाते हैं। तो फिर बात जब खुद घर की हो तो सिर्फ उनके ऑप्शंस ही नहीं, क्यों ना घर बैठे पाए वो सब कुछ जो किसी मकान को बनाए आपका घर। इसलिए मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं लाते हैं, होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी। यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही और अब सर्विसेज सभी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खरा सौदा और महिला दिवस के मौके पर हम आज दिन भर जो दिग्गज विमेन है, विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने बाजार में एक तरह से कह सकते हैं मार्केट्स में, बिजनेस वर्ल्ड में एक अपना नाम बनाया है, उनसे बातचीत कर आपके सामने उन तमाम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की, विमेन की सक्सेस स्टोरी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए बस मार्केट प्री ओपन होने ही जा रहा है और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं बीती रात ग्लोबल सेल ऑफ, बिकवाली का दबाव विदेशी बाजार से, रशिया यूक्रेन के बीच जिस तरह से तनातनी नजर आ रही है, उन सब के बीच जब प्री ओपन टिक्स हमारे सामने है, आप देखिए 52,000 53,653 के लेवल्स पर सेंसेक्स में हम देख रहे हैं यहाँ पर प्री ओपन में लेवल्स नजर आते हुए, साथ ही 15,831 के लेवल्स पर आप देखेंगे निफ्टी में भी यहाँ पर लाल निशान के साथ शुरुआत होती हुई नजर आ रही है प्री ओपन में। जब ये लेवल सेटल होते हुए दिखेंगे, देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जो ग्लोबल सेल ऑफ है उसका एक इम्पैक्ट बाजार पर पड़ता है या फिर भारतीय बाजार जिस तरह से जाना जाता है विपरीत एक्शन दिखाने के लिए, वैसे कुछ संकेत, वैसी कोई तस्वीर नजर आती है, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस बीच यहाँ पर प्री ओपन के लेवल्स आपके टीवी स्क्रीन पर फिलहाल आप जो देख रहे हैं, बिकवाली का दबाव दिखाते हुए करीब 1% की कमजोरी आप देख रहे हैं निफ्टी में, और साथ ही सेंसेक्स में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ही फिलहाल ट्रेड्स अपने आप को संभालने की कोशिश सेंसेक्स करते हुए। लेकिन चलिए जैसे जैसे लेवल्स ईज आउट होते हुए दिखेंगे आपके सामने, हम बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। लेकिन हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया के मुताबिक फिलहाल निवेशक अपने पोर्टफोलियो को गिरावट के असर से बचाएं, साथ ही निवेश के लिए सकारात्मक खबरों और इवेंट्स का इंतजार करें। आइए एक बार देखते हैं और उन्होंने क्या कहा। जो माहौल है हम सबको पता है, हम सबको पता है कि मार्केट के अंदर क्यों अनवाइंडिंग हो रही है, क्या चिंता का विषय है और किस वजह से शेयर बाज़ार इस समय गिर रहे हैं। तो मैं वही बोलूँगा जो मैं काफ़ी दिन से मेंटेन कर रहा हूँ कि इस समय शेयर बाज़ार में अगर आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ इंट्रा ट्रेड करिए। इस मार्केट के अंदर एक
जो ट्रेंड है वो ट्रेंड के अंदर बड़ा परिवर्तन आ चुका है। फॉर अ मार्केट जहाँ पर हम हर लेवल पर फॉर अ मार्केट जिसमें 2021 के अंदर ट्रेड था बाय हाई सेल हायर, उसके बाद आया बाय ऑन डिप, अब ट्रेंड ये है कि सेल ऑन एवरी अपटिक, और उसके बाद अब जो नया ट्रेंड आया हुआ है सेल एंड सेल इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल। सो एक मार्केट इस समय कंपल्सिव सेलिंग के चक्र से निकल रहा है। और जो कंपल्सिव सेलिंग है अजय, शेयर बाजार के लिए काफ़ी खतरनाक बात होती है, बिकॉज इसके अंदर आप फंडामेंटल्स इग्नोर करते हैं, इसके अंदर आप वैल्यूएशंस इग्नोर करते हैं, मगर आप इस समय बिकवाली इसलिए करते हैं बिकॉज या तो आपको कैश की ज़रूरत है, या आपका मार्केट का व्यू बदल गया है, या आपके फंड में रिडेम्पशंस आ रहे हैं। और इसी कॉन्सेंट्रेटेड सेलिंग को लेकर के अजय मुझे लगता है कि इस समय शेयर बाज़ार के अंदर जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। जो इस समय आवश्यकता ये है कि आप किस प्रकार इस वॉलेटिलिटी और किस प्रकार इस मार्केट के अंदर जब गिरावट देख रहे हैं आप उसके अंदर कैसे बच के निकल सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और आप इस समय ऐसी क्या रणनीति अपना सकते हैं जिसकी वजह से आपको जो इम्पैक्ट कम हो। देखिए टिपिकली इस प्रकार की जब अनवाइंडिंग होती है तो अक्सर वो बैंकिंग से चालू होती है, फिर वो इंडस्ट्रियल्स पे जाती है, उसके बाद कंज्यूमर में आएगी और फिर रूरल फेसिंग बिजनेसेस को हिट करती है। तो हमने बैंकिंग में एक प्रकार की सेलिंग देख ली है, अब मुझे लगता है कि सिक्लिकल्स और इंडस्ट्रियल्स में भी इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद कंज्यूमर में इम्पैक्ट आएगा। मेरे हिसाब से जो मार्केट का बॉटम है, मार्केट का बॉटम फंडामेंटल बॉटम जो है अभी मेरे हिसाब से नहीं बना है। मार्केट दो कारणों से बॉटम आउट होता है। पहला कारण होता है कि प्राइसेस सस्ते हो जाते हैं, इतने सस्ते हो जाते हैं कि भाई द मार्केट्स दे स्टार्ट फैक्टरिंग इन ऑल द बैड न्यूज़। जैसा हमने कोविड में देखा था, 2008 के बाद देखा था, तो जो मार्केट 2020 में जो बॉटम आउट हुआ था यह मार्केट प्राइसेस की वजह से बॉटम आउट हुआ था। हालांकि कोविड खत्म नहीं हुआ था, फिर भी मार्केट मई 2020 में जाकर के बॉटम आउट हो गया। प्राइसेस इतने सस्ते हो गए थे, प्राइसेस अभी इतने सस्ते नहीं हुए हैं। तो और मुझे लगता भी नहीं कि कोविड जैसी बिकवाली आने वाली है, बिकॉज वो एक बहुत ही डिफरेंट सिनारियो था। तो क्या न्यूज़ इवेंट्स चेंज होंगे जब मार्केट बॉटम होगा? मुझे लगता है वैसा होगा। न्यूज़ इवेंट्स कब बदलेंगे ये बोलना बहुत मुश्किल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये जो यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है वो 2 या 3 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा, मगर चल रहा है और अभी भी लग रहा है कि कोई रेजोल्यूशन इन साइट नहीं है। तो जब न्यूज़ थोड़ी सी चेंज होने लग जाएगी, या तो कमोडिटी में डाउन ट्रेंड आने लगेगा, क्रूड के अंदर डाउन ट्रेंड आने लगेगा, या फिर आपको लगेगा कि दोनों रूस और यूक्रेन इस समय बातचीत कर रहे हैं और 2-3 दिन के अंदर किसी प्रकार का हमें रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तब वह मार्केट का न्यूज़ टर्न है। मेरे हिसाब से न्यूज़ टर्न का वेट करिए, इट इज़ बेटर। जैसा मैं एग्जाम्पल 10-15 दिन पहले बोल रहा था, आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल चुका है। जब आपकी गाड़ी का डायरेक्शन बदल करके वापस गाड़ी पटरी पर आती है उस समय लेने का मौका करिए। तो क्लियरली आपको यही हिदायत, यही राय मिलती हुई दिख रही है कि इवेंट स्पेसिफिक जिस तरह से बाजार पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं उनके साथ कॉशियस नजरिया जरूर अपनाएं और मार्केट के पॉजिटिव अप्रोच के आने का बिल्कुल इंतजार करें। हार्ड अर्न मनी है, इन्हें कहीं भी ज़ाया ना करें। और जिस तरह से मार्केट को हम रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट्स लगातार बातचीत कर रहे हैं उन्हें ध्यान दीजिए और उसी तरह से अपनी पोजिशंस को भी लें। विनीत है हमारे साथ। विनीत, कमिंग बैक टू यू, जिस तरह से यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कशन भी कर रहे थे, पर्टिकुलरली अपने सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच भी आप बता रहे थे। अब यहाँ पर जिस तरह से मार्केट पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, विदेशी बाजार के संकेत जो भारतीय बाजार पर असर डाल रहे हैं, ग्रोथ साइकिल फिलहाल इतने जल्दी स्ट्रेंथन होने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को क्या कुछ करना चाहिए? और साथ ही डिफेंसिव काउंटर्स की पर्टिकुलरली अगर बात करें, आईटी स्पेस पर आप भी बात कर रहे थे, क्या लगता है वहां पर मोमेंटम अभी बरकरार रहेगा? So, considering the way the rupee has been collapsing, जो इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाए, तो लॉजिकल एक्शन था कि आपका करेंसी एडजस्ट करेगा टू मेंटेन पैरिटी विद ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स। तो अपना रूपी काफी डीवैल्यू हुआ है और डेप्रिसिएट हुआ है, और उसकी वजह से आईटी शेयर्स के मुनाफे काफी अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे, क्योंकि रेवेन्यू टारगेट्स इन रूपी टर्म्स बढ़ जाएंगे। तो इसमें लगता है कि हमें ये एक अच्छी सेक्टर है निवेश करने के लिए, और यहाँ पे TCS, इन्फोसिस और HCL टेक हमें अच्छे लगते हैं। परसिस्टेंट कंप्यूटर्स है, वो परसिस्टेंट सिस्टम्स है, ये अच्छे लगते हैं। तो हमें लगता है कि जहाँ पे बिकवाली आ रही है फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स और एक्सेसिव प्रेशर आ रहा है रूपी पे, तो यहाँ पे
आईटी स्टॉक्स सबसे अच्छे लगते हैं इन निवेश करने के हिसाब से। आपको आईटी स्टॉक्स अच्छे लगते हैं? आज वैसे अगर आप देखें तो आज जो इंडिकेटिव टिक्स अभी फ्रीज नहीं हुए हैं, अभी हैं 2 मिनट फ्रीज होने में, बट ओएनजीसी आज फिर से बढ़त दिखा सकता है। अजीत, ओएनजीसी कितना चलेगा? क्योंकि कल भी 11-12% 13% था। एक एक्सपर्ट हमारे साथ आए थे ऑयल एंड गैस के, वो बता रहे थे जब भी 10% क्रूड के अंदर मूवमेंट आएगी ना तो इनकी बुक्स में 5,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है। अब आप ये देखो ना, क्रूड तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 100% तक की मूवमेंट आ चुकी है, तो इनकी बुक्स तो बहुत शानदार हुई हैं। प्राइस रिफ्लेक्शन अब आ रहा है, कितना और चल सकता है? देखिए डिम्पी, बहुत इंपॉर्टेंट है ओएनजीसी का जिस तरीके से अभी मूव हुआ है ऑफ लेट। करीब मैं देख रहा हूँ इस क्वार्टर में करीब 32% के गेन्स, 2018 के जो हाईज थे करीब 171 के अराउंड पे, उसको उसने निकाल दिया है। तो अब तो नेक्स्ट एरिया जो बचता है वो आपका रिकॉर्ड हाई बचता है, जो कि 2014 के हाई पे करीब 200-204 के जो जोन था, आप वहां पे जाके इसको शायद पॉज लेते हुए देखेंगे। और मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है जब तक, क्योंकि जो इतने लंबे टाइम के बाद आपने 2018 के हाईज को क्रॉस किया है तो इतनी जल्दी फिजल आउट होते हुए दिखेगा नहीं। तो जब तक 170 के ऊपर है तब तक इसमें बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके चलिए, 204 आपका पहला टारगेट होगा। ओके, तो क्लियरली बाय ऑन डिप्स की रणनीति बनती हुई दिख रही है। इनफैक्ट 190 के लेवल्स पर हमने ट्रेड भी कल के सत्र में इसमें जहां भारी बिकवाली का दबाव दिख रहा था, करीब हरे निशान के साथ ही कामकाज देखा। लेकिन लेट्स टॉक अबाउट बेस मेटल्स। और सोनाली, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं रूस से सप्लाई रुकने की आशंका से निकल की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। लंदन मेटल एक्सचेंज पर दाम अगर देखें 90% चढ़कर देखने को मिले हैं। पर्टिकुलरली वेदांता की अगर बात करें, बेस मेटल्स के चलते मेटल पैक्स की अगर बात करें, क्या लगता है? वेदांता तो काफी स्ट्रांग निकल के आ रहा है। इसमें एक पहले रेजिस्टेंस लेवल का था 375 का, और इसके ऊपर कल इसने जैसे ही एक रेजिस्टेंस लेवल टूटता है उसके बाद वो सपोर्ट लेवल बन जाता है। तो कल के सत्र में इसने 375 पे सपोर्ट लेके एक काफी बुलिश कैंडल बनाया था, और आज हम देख रहे हैं कि 396 के आसपास इसका ओपनिंग हो रहा है। तो जैसे ये 400 का लेवल क्रॉस कर लेता है ऊपर में, हम इसमें 417 से 425 तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं। नीचे में इसमें कल का लो या फिर 385 का स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं, लेकिन वेदांता काफी स्ट्रांग है। राइट, तो वेदांता काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस बीच कुछ काउंटर्स हैं जिसमें एक इम्पैक्ट आता हुआ भी दिखा है, कंसर्न्स भी हैं। अजीत, आपसे जानना चाहूँगी पर्टिकुलरली इंफ्रा कंपनीज़ की अगर बात करें, फोकस में ये ज़रूर हैं। राइजिंग इनपुट कॉस्ट को लेकर काफ़ी सारे डिस्कशंस चल रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और कनेक्टिंग है कंस्ट्रक्शन साथ ही इंफ्रा, जिसके चलते यहाँ पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। पर्टिकुलरली IRB इंफ्रा, LNT जैसे स्टॉक्स अगर देखें, LNT में न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट भी है जिसके चलते फोकस में है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए मानसी, यहाँ पे जो कंपैरेटिवली मैं कहूंगा कि अभी भी उतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है जिस तरीके से दूसरे सेक्टर्स में हमने देखा है। बट यस, यहाँ पे LNT में भी अब सिचुएशन थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ज्यादा एग्रेसिव हो गई है पोस्ट द डिक्लाइन बिलो 1700 जोन, जो कि इसका लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट एरिया था। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे डैमेज कैप रहेगा, कंसिडरिंग की जो जोन है करीब 1550 वाला, यहाँ पे काफी मेजर कंसोलिडेशन के बाद इसमें मूव आया था। तो मुझे लगता है कि ये एरिया रिस्पेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे फ्रेश शॉर्ट्स की रिकमेंडेशंस नहीं होगी। बट इनफैक्ट आपको 1500 के अराउंड के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पे आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए 14 के स्टॉप के लिए। IRB मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी दूर रही है, जिस तरीके से हम वोलेटिलिटी देख रहे हैं स्टॉक में, काफी एग्रेसिव स्विंग्स देख रहे हैं, मतलब 200, 300 एंड अगेन एट द 200 लेवल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर टाइम बिंग यू शुड अवॉइड। विनीत, एक क्वेश्चन आपसे ये भी होगा कि क्योंकि अब ये तो ठीक है, तो मार्केट्स पे असर दिख रहा है ना कि यूक्रेन का और रशिया का, लेकिन वैसे अगर आप कोविड के बाद की सिचुएशन देखें, अब तो सब जगह खुल चुका है, मुंबई, दिल्ली, और किसी भी जगह ऐसा नहीं कि कोविड की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो जो ये ओपन अप वाली थीम है, होटल्स है, ट्रैवल एंड टूरिज्म होगा, इसके अलावा कुछ सिनेमैक्स वाली कंपनीज हैं इसके अंदर, इन सब को आप वापस से री रेट कर रहे हैं क्या आप? विनीत जी, आपसे है क्वेश्चन, ये जो ओपन अप वाली थीम्स है, So definitely some of the themes that we like is one of the themes that we like is education, जो आपने बात नहीं की, तो ओपन अप का थीम है, तो इसमें एश चांद और नवनीत काफी अच्छे लगते हैं। ऑन दी अदर हैंड ओपन अप में क्या होता है कि
because of this war-like scenario and rising crude prices and consequently very high airfares, थोड़ा सा स्पेंडिंग पावर में थोड़ा सा restriction आ जाता है. तो it is not yet time for these sectors to start moving up, but definitely for the next 6 months, if you're looking to invest, it is a very good time to get into these stocks. ठीक है, हालांकि अभी सीज़न चेंज भी हो रहा है. सीज़न चेंज से जुड़े हुए कुछ एक कंपनीज काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं. उसमें एक वोल्टास को हम चेक कर लेते हैं. वोल्टास कहाँ पे है? सोनाली एक बार जरा चार्ट देखिए वोल्टास का. अगर आज जहाँ पे जिस लेवल पे ओपन हो रहा है 1140, क्या कुछ पोजीशंस बनाई जा सकती है कि नहीं वोल्टास? जी, वोल्टास का अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो कल इसने अपना 200 डीएमए को तोड़ा था और नीचे इसका एक क्लोजिंग आया था. आज इसका ओपनिंग 1140 के आसपास हो रहा है, तो वो नीचे ही रहेगा 200 डीएमए के. तो यहाँ पे हम एक बुलिश ट्रेड इंट्राडे के लिए एटलीस्ट नहीं लेके चल सकते हैं. इसका एक रेंज भी था जो कि 1150 से ऊपर में 1250 तक का था. वो रेंज भी एक टूट गया है, तो नीचे की तरफ एटलीस्ट बुलिश ट्रेड नहीं रहेगा. और बेरिश ट्रेड में अभी जैसे कि आपने रीजन बताया ये सीजनल स्टॉक है, उसकी वजह से मैं इसमें बेरिश ट्रेड भी नहीं देना चाहूंगी. ट्रेड की कैटेगरी में इसको डाल दिया जाए, किसी तरह का कोई ट्रेड फिलहाल अब इस पे नहीं लिया जाएगा. मानसी तो क्लियर यहाँ पर वोल्टास कुछ सिर्फ और सिर्फ रिव्यू कैटेगरी में डालना है, ये राय आपको मिलती हुई. इस बीच मिस्टर रुद्रमूर्ति एनएमडीसी को एक बार देखें. आयरन और प्राइसेस की अगर बात करें, थर्ड हाइक इन Q4 यहाँ पर हम नजर आ रहा है. करीब 400 रुपये प्रति टन से एक बार हाइक की बातचीत नजर आती हुई, जिसके चलते एक न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है. एनएमडीसी के काउंटर में हमने मूवमेंट देखी भी है, और आज जिस तरह से हम देख रहे हैं एक न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है. क्या लगता है ओपनिंग में किन लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ दिखेगा? कल एक शार्प अप मूव जरूर दिखा था इस काउंटर में. या मानसी, एनएमडीसी 147 रेजिस्टेंस को अभी शॉर्टर टर्म में क्रॉस किया है, और फॉर ट्रेड के लिए यस एनएमडीसी कैन नाउ गो बैक एंड टेस्ट लेवल्स closer to 160, 161, and only post that if it can cross 161 decisively, then next move towards levels of around 185 to 190 can come. So I will be a buyer in NMDC for very short term. I will keep a stop loss of around 147, and I'll be looking for targets of around initially 162, and then it can even go to 185. So buy on NMDC with a stop loss of 147. 147 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप एनएमडीसी में खरीदारी के मौके ढूंढकर चल सकते हैं. न्यूज़ बेस्ड इम्पैक्ट है, मोमेंटम कल भी दिखा था, आज भी दिखने के अनुमान यहाँ पर नजर आ रहे हैं. वी नीड कमिंग बैक टू मैक्रो एस्पेक्ट्स. जिस तरह से फिलहाल बाजार की स्थिति, इकोनॉमी की स्थिति हम देख रहे हैं. अभी ओपन अप थीम के बारे में आप बातचीत कर रहे थे. देखिए, थ्रू आउट कोरोना डिस्पोजेबल इनकम में एक डेंट तो पड़ता हुआ लोगों की दिखाई होगा, लेकिन अब भी जिस तरह से कंजम्पशन पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, और पर्टिकुलरली रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के चलते इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है. लोगों को यही जानना है कि इन्फ्लेशन कितना बड़ा कंसर्न होता हुआ दिख सकता है, और आगे सिचुएशन कितनी ज्यादा गहराती हुई दिखेगी. दो चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे ओपन अप हुआ था पोस्ट कोरोना, आरबीआई डिड नॉट रेज इंटरेस्ट रेट सिग्निफिकेंटली बिकॉज ग्रोथ वाज फ्रेजाइल. और पिछले महीने में जो नंबर्स आए थे इकोनॉमी के, वो भी काफी. लेकिन इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, जरा पहले वो दर्शकों को बताना जरूरी है. मैं उसका आके आपसे सवाल का जवाब लेता हूँ. 800 शेयरों के एडवांसेस के साथ खुले, यानी कि कल के मुकाबले ये 800 शेयर एडवांसेस के साथ हैं. डिक्लाइंस 500 हैं. आज बाजार भले आपको इंडेक्स में कमजोर दिख रहा हो, लेकिन एडवांसेस ठीक हैं. इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर रूट ज़्यादा ठीक हुई है एज कम्पेयर टू. अगर आप आज के टॉप निफ्टी के टॉप गेनर्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट से मैं ले आऊँगा, और आप देखेंगे भी स्क्रीन पर. हालांकि बैंक निफ्टी में कट परसेंटेज के हिसाब से आज भी ज़्यादा है, 0.5%, आधे % से भी इनफैक्ट ज़्यादा है, जबकि निफ्टी पे कट सिर्फ 1.25% का ही है. आज फिर से ओएनजीसी ने लीडरशिप ली है निफ्टी 50 के अंदर. एनटीपीसी, एचसीएल टेक, पावर ग्रिड, ये वो सारे शेयर्स हैं जो आज हरे निशान में है, जिनका परसेंटेज राइज करीब 1% का है. टीसीएस आज फिर से एक्टिव हुआ है. आज अगर टीसीएस, एचसीएल टेक यानी कि ये इन्फोसिस, ये 3-4 बड़ी कंपनियां अगर मार्केट को वापस से संभालने का काम करेंगी, तो फिर हो सकता है निफ्टी आपको बहुत जल्दी हरे निशान में दिख जाए. 32 सिर्फ 30 अंकों का नुकसान रह गया है, और जो मैंने आपको शुरुआत में जो आंकड़ा दिखाया था एडवांस डिक्लाइंस का, और बेहतर हुआ है. अब 950 से ज़्यादा शेयर यहाँ पे आपको बढ़त के साथ दिख रहे होंगे. जल्दी से मैं निफ्टी के लूजर्स आपको दिखाता हूँ. हिंडाल्को के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है. ट्रेंड रिवर्सल एज सच कुछ नहीं है इसके अंदर. एसबीआई लाइफ 2% नीचे, एचडीएफसी बैंक 2% आज फिर से नीचे है. बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स
मोटर्स, आइशर मोटर, मारुति, ये चारों ये बता रहे हैं कि ऑटोस की स्थिति अभी भी काफ़ी ख़राब है और इस सब में जो गिरावट है 1 से 1.5% की है। अब आप देख रहे हैं कि बाजार के अंदर भले ही आपको बड़ा कट ना दिखा ओपनिंग के अंदर, जो एक्सिस निफ्टी के अंदर करीब पहले 100 पॉइंट का दिख रहा था, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल तय है कि ऑटो की स्थिति अभी भी काफ़ी नाजुक देखने को मिल रही है। निफ्टी के अलावा जो शेयर हैं मैं जरा जल्दी से वो देख लेता हूँ और वो आपके सामने होंगे। IGL है, जुबिलेंट फूडवर्क है और SBI कार्ड, बंधन बैंक और DLF, ये वो शेयर्स होंगे जहां पर आपको 1 से 1.5% तक की मजबूती। और निफ्टी के जो 50 शेयर्स हैं, नेक्स्ट 50 शेयर्स में मदरसा सुमी आज फिर टूट गया, हेवल्स टूट गया, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो ये टूट गया। इन सभी शेयर्स के अंदर गिरावट है। मानसी, मिड कैप शेयर्स की क्या हालत है इस समय? तो मिड कैप में हम देख रहे हैं नैटको फार्मा देखिए करीब 5% की बढ़त के साथ स्टॉक में ट्रेड आप देखेंगे। ओपनिंग में हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छी तेजी के बीच 3.25% की बढ़त आप देख रहे हैं। इंडिया मार्ट, अदानी पावर, गुजरात गैस जैसे कुछ तमाम शेयर जो कि आधे से लेकर 2% तक की बढ़त दिखा रहे हैं। हरे निशान के साथ वोडाफोन आइडिया, ऑयल इंडिया, ICICI सिक्योरिटीज, GMR इंफ्रा, AB फैशन जैसे स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव मिड कैप में कहां हावी हो रहा है? जिंदाल स्टील करीब 2% की कमजोरी। ओबरॉय रियल्टी लगातार रियल एस्टेट स्पेस में हम वॉलेटाइल एक्शंस देख रहे हैं और मिड कैप रियल्टी स्पेस में कमजोरी ओबरॉय रियल्टी में। JSW एनर्जी आधे से 1% की बिकवाली। ऐसी सूची में नवीन फ्लोरीन, हमारा राजा, डालमिया भारत है, स्मॉल फाइनेंस जैसे स्टॉक्स नजर आ रहे हैं। तो जैसे हमने आज सुबह आपको बताया था कि बाजार की शुरुआत जो है कॉशियस नजर के साथ होती हुई दिख सकती है, वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। हालांकि जितनी गिरावट के आसार थे या कह सकते हैं कल जितनी कमजोरी आई थी तो उसके मुकाबले आज की शुरुआत जो है वो पॉजिटिव कह सकते हैं, थोड़ी सी स्ट्रेंथ बाजार दिखाने की कोशिश में। बहरहाल 60 अंकों की कमजोरी सेंसेक्स में शुरुआती दौर में, निफ्टी में भी लाल निशान और साथ ही सबसे ज्यादा कमजोरी गहराती हुई बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई। विनीत जी आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, आप जो अपना जवाब दे दें। तो हम देख रहे थे दो चीज के ग्रोथ काफी स्लो डाउन हुई थी और इसके कारण गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए नहीं है। अब जहां पे हमें इतना एनर्जी कॉस्ट इतनी बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट्स फिर भी गवर्नमेंट ने बढ़ाए नहीं और अपनी करेंसी क्रैश हुई है, तो इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है। तो हम लोग एक RBI एक दुविधा में फंस गई है कि प्रो ग्रोथ रहे या टू केटर टू द कॉस्ट। तो मुझे लगता है कि प्रो ग्रोथ पॉलिसी रहेगा RBI का और इसके चलते हमें लगता है कि थोड़ा बहुत GDP में निवेशकों के और इन्वेस्टर्स और कंज्यूमर्स के पॉकेट्स में थोड़ा सा तनाव दिखाई देगा और इसकी वजह से हमें लगता है कि देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन अंटिल द खरीफ सीजन स्टार्ट्स। तो क्लियरली ये राय हमें मिलती हुई बाजार पर और साथ ही एनालिसिस मैक्रो अगर लेवल्स को देखें तो। इस बीच हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। हमारे साथ ICICI डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रैटेजी विनोद कार्की जुड़ गए हैं। विनोद जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। ग्लोबल टेंशंस ऑफ कोर्स हैं, बाजार में उसका एक इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेटअप और डोमेस्टिक मार्केट्स की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। सो देखिए ऐसा है कि मार्केट में जो जिसको कहते हैं अनडाइवर्सिफाइबल रिस्क या सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो प्ले आउट हो रहा है। तो जब ये होता है तो इसमें जो हाई बीटा सिक्लिकल्स जिसको कहते हैं उनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है कंपेयर टू डिफेंसिव्स। बट अभी आप ये सिचुएशन देखिए कि सिक्लिकल्स में ये स्प्लिट हो गया है बिकॉज जिस तरह का ये ग्लोबल मैक्रो सिचुएशन बना है इसमें कमोडिटीज को फायदा हो रहा है। टिपिकली जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस या इस तरह कोई ग्लोबल क्राइसिस होता है तो कमोडिटी स्टॉक सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, बट आपने देखा होगा कि कमोडिटी स्टॉक्स एक्चुअली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिक्लिकल्स में आप अगर देखें जो टिपिकली जिनको ज्यादा इम्पैक्ट होता है ऐसे सिनेरियो में वो स्प्लिट हो गया है बिटवीन जो ग्लोबल कमोडिटी कंपनीज बोलते हैं जिनको वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं और जो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स है वो उनको ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है एज ऑफ नाउ फ्रॉम अ स्टॉक पर्सपेक्टिव। अगर आप लेकिन डोमेस्टिक डिमांड के हिसाब से देखें तो अभी तक ऐसा कोई अंदेशा नहीं है कि ये जो क्राइसिस चल रहा है रशिया यूक्रेन का, इसका डोमेस्टिक डिमांड से कितना फर्क पड़ेगा वो हमें देखना है। स्पेकुलेटिव चल रहा है एज ऑफ नाउ, लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि इससे बहुत इम्पैक्ट होगा। इस क्वार्टर के रिजल्ट से मुझे नहीं लगता कोई खास इफेक्ट होगा बिकॉज आप देखिए फरवरी तक के जो नंबर्स आए हैं, मैन्युफैक्चरिंग PMI देखिए, सर्विसेज, GST, जो भी नंबर्स हमने देखे अभी तक इसमें कोई खास दिख नहीं रहा है। ये जो मार्केट में सिनेरियो बन रहा है ये इस बेसिस पे बन रहा है कि ये अगर प्रोलॉन्ग्ड
ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में बनता है, तब जाके इसका इफेक्ट डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जिसमें आपके बैंक्स भी हो गए, एनबीएफसीज हो गए, और दूसरे जो सिक्लिकल्स होते हैं ऑटो, डिस्क्रेशनरी, इन पे भी इम्पैक्ट होगा। और इनके अलावा अगर आप देखें तो जो डिफेंसिव बोलिए या जो इंडस्ट्रियल्स भी होते हैं, जैसे टेलीकॉम, यूटिलिटीज और आपके आईटी सर्विसेज, एफएमसीजी, इनमें उतना ड्रॉडाउन हिस्टोरिकली आप जब इस तरह के क्राइसिस हुए हैं, आप अगर इम्पैक्ट एनालिसिस करें तो ये उतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह से मार्केट इस तरह से पॉइज है कि एक तरफ आपका सिक्लिकल बास्केट जो है, जिसको ज्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए, वो स्प्लिट हो गया बिटवीन कमोडिटीज एंड डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, जबकि हमको लगता है कि डोमेस्टिक सिक्लिकल्स पे इम्पैक्ट अभी तक स्पेक्युलेटिव है। एक्चुअली कितना होगा, क्या होगा, वो देखा जाएगा, बाद में मालूम पड़ेगा। बट नेवरदलेस अगर कुछ वैल्यू में इम्पैक्ट भी है तो वो 15, 20, 25, 30% डाउन हो गए हैं उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो मार्केट वैल्यू है, तो मोर और लेस रिफ्लेक्ट कर रही है अगर कोई स्लो डाउन है भी उसमें, ये डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में। एज ऑफ नाउ ऐसा हमको लगता है मार्केट, बोथ फंडामेंटली और जो स्टॉक प्राइस रिएक्शन है। यानी कि विनोद जी, आपने 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए। पहला एक बताया कि कमोडिटीज़ का सर्कल अच्छा चल रहा है, दूसरा बता रहे हैं कि डिमांड को लेकर ऐसा सच अभी कोई कंसर्न दिख नहीं रहा, तीसरा आप बात कर रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट्स में लेकर अभी तक कोई खास बड़ी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लास्ट क्वार्टर्स नंबर्स आए या फिर जो सेल्स के नंबर्स भी आ रहे हैं टिपिकली, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। बट एनी हाउ सर, अब मार्केट अगर बेस बनाएगा तो टिपिकली हम क्या आईटी से जज करें कि मार्केट का बेस बन रहा है, या फिर जो एग्रेसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि ऑटोज़ हैं, जैसे कि बैंकिंग है, इन दोनों को पहले थोड़ा सेटल डाउन होने जाने दें, फिर कम से कम पॉजिटिव होने के बारे में सोचें या रिकवरी के बारे में सोचें? हाँ, तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि इस तरह का जब अनडिवर्सिफाइबल रिस्क होता है तो सेक्टोरल कॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगर आप ओवरऑल मार्केट की जो देखें जिस तरह से वो सेटल डाउन हो सकता है, वो अभी आप देखिए जो मेन कंसर्न है कि रिलेंटलेस जो एफपीआई सेलिंग हो रही है वो थमना जरूरी है एट सम पॉइंट इन टाइम। तो उसके बाद ही आप कॉल ले सकते हैं कि ये मार्केट का जो रैपिड फॉल जो देखा हमने कुछ दिनों में, जबकि एक्चुअली देखा जाए तो इस तरह का जो सेलिंग जो एक्चुअली इट इज नाउ, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ओवरऑल सेलिंग हुआ था उससे भी ज्यादा हो गया है ऑन अ 12-month बेसिस। बट आप इंडाइसेस देखें तो 15-20% डाउन है जो हेडलाइन इंडाइसेस है फ्रॉम द टॉप, और वो इंक्लूड करते हैं जो ब्रॉडर इंडाइसेस है, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप में टिपिकली हमने देखा है कि इस तरह का इस मैग्नीट्यूड का जो बना हुआ है फ्लोज का, इस तरह की जब सेलिंग होती है तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडाइसेस तो बहुत बहुत जोर से अंडर परफॉर्म करते हैं। बट अब हमको नहीं दिख रहा है एज ऑफ नाउ, तो इसलिए हमको लगता है कि ये एफपीआई फ्लोज जो है वो उन पे नजर रखना चाहिए, वो आपको इंडिकेशन देंगे कहां पर मार्केट बॉटम होगा। बिकॉज डोमेस्टिक फ्लोज सिग्निफिकेंटली हाई है, आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेसिस पे देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे है जो डोमेस्टिक इनफ्लोज आ रहे हैं। तो आपको अगर मार्केट का बॉटम का अंदेशा लेना है तो आपको एफपीआई फ्लोज मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज वहीं पर से जो प्रेशर आ रहा है मार्केट में एज ऑफ नाउ। तो क्लियरली विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रेशर जो बिल्टअप होता हुआ दिख रहा है, वो एक रीज़न है जिसके चलते बाजार में हम एक बड़ा रीज़न इनफैक्ट, और लगातार उससे जुड़े अपडेट्स हम आपको देते रहे हैं। लेकिन साथ ये भी जानिए कि डीआईएस की तरफ से खरीदारी के आंकड़े ज़रूर दिख रहे हैं। विनोद जी, 2 चीज़ें हैं जो आपसे समझना चाहूँगी। ऑफकोर्स आपने कहा कि इन स्थिति में एक सेक्टर पकड़ना है, सेक्टर स्पेसिफिक पॉजिटिविटी निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली डिफेंसिव काउंटर्स लाइक आईटी, इस पर आपका नज़रिया क्या है? और साथ ही बोल्ड मूव्स इन कमोडिटी जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे थे, ऑफ कोर्स कमोडिटी मार्केट्स यहाँ पर तेजी पर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपको लगता है आगे चलकर कई सारी कंजम्पशन कैटेगरी है जिस पर आता हुआ दिखेगा? जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ऐसे सिनेरियो में सिक्लिकल्स पे पड़ता है। तो सिक्लिकल्स को हम ब्रेक करें तो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में सबसे ज्यादा ड्रॉडाउन हो रहा है स्टॉक प्राइसेस में। तो जब भी आप ये देखेंगे कि नॉर्मलाइज हो रही सिचुएशन, यही स्पेस भी होगा जो बहुत जोर से ऊपर आएगा। तो आउट परफॉर्मेंस वहीं से निकलेगी जो जहां पर ड्रॉडाउन मैसिव हुआ है, लेकिन फंडामेंटल इम्पैक्ट कुछ ज्यादा नहीं है, राइट? सो अगर आप
किस तरह से मार्केट प्ले कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये मार्केट प्ले कर रहे हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड है क्राइसिस और ये नॉर्मलाइज होगा, तो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस निकलेगी वो डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में, जहां पर हमने ड्रॉडाउन मैसिव देखा है, लेकिन अभी तक हमको क्लियर नहीं है कि इसका एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन या जो डिमांड है उस पर कितना होगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि बाउंस बैक सबसे ज्यादा होगा। और अदर सेक्टर्स हमने पहले से ही हम देख रहे थे ये क्राइसिस से पहले कि जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है आफ्टर एक 10 साल मतलब ऑलमोस्ट एक डेकेड के बाद हमको साइंस दिख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल इंडियन इकोनॉमी में पिकअप होना शुरू हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हो गए, यूटिलिटीज हो गए, टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड स्टॉक्स जो है वो उनमें वैसे ही ट्रेंड अच्छा चल रहा है। और फाइनेंशियल्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमको दिख रहा है कि क्रेडिट साइकिल पिक होना शुरू हुआ। जब भी क्राइसिस चल रहा है उस दौरान भी आप जो लेटेस्ट नंबर्स देखें क्रेडिट का, तो वो पिकअप हो रहा है। तो हमको लगता है कि और एनपीए साइकिल पीछे है, तो ये जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से रिलेटेड इंडस्ट्रियल्स, फाइनेंशियल्स, ये हमको लगता है कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होगा सिचुएशन, ये सबसे ज्यादा रिटर्न आपको दे सकते हैं। ठीक है, खैर इस भी सेंसेक्स लाल निशान में लौट आया और निफ्टी भी ऑलमोस्ट लाल निशान हरे निशान में लौटने की तैयारी करें। सेंसेक्स हरे निशान में लौट आया है। तो ये एक मार्केट का अपडेट भी था। विनोद जी, आप क्योंकि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हैं, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट के हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट हमें ये बताने लगे कि आपको मार्केट के में स्ट्रेटजी क्या बनानी चाहिए। तो आप बता दीजिए, मान लीजिए आज मैं खड़ा हूँ, मेरे पास कुछ पोर्टफोलियो में होगा पोजीशन। अब मैं ये तो आपको कैसे बताऊं कि आप मान के रखिएगा कि हाँ थोड़ी बहुत पोजीशन किसी न किसी में मेरे पास होगी और मैंने ले भी रखी होगी और उसमें मेरा M2M भी जा ही रहा होगा, और मैं आज कुछ फंड्स और अरेंज करके मार्केट में वापस खड़ा हूँ, तो मेरे को आईसीआईसीआई डायरेक्ट का हेड ऑफ स्ट्रेटजिस्ट क्या राय दे रहा है? सर बताइए आप। यह एक करेक्शन करना चाहूंगा, मैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट नहीं हूँ, मतलब आईसीआईसीआई जो इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का जो डेस्क है वहां पर हेड ऑफ स्ट्रेटजी हूँ। सो ऑल्दो हमारा ग्रुप एक ही है, तो स्ट्रेटजिस्ट है हमारे लिए सर। तो जस्ट एक स्मॉल करेक्शन। बट देखिए ऐसा है, मैंने जैसे कहा कि जब क्राइसिस होता है उस वक्त सब अंधकार लगता है, जैसे हमने कोविड के टाइम भी देखा मार्च में, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन लगती है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें, क्या करें। बट मेरा जो मानना है कि जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा बीटन डाउन होते हैं और वैल्यूएशन जहां पर ठीक होती है और फंडामेंटली कोई खास इम्पैक्ट नहीं हुआ है, मुझे लगता है कि वहीं पर ज्यादा अपॉर्चुनिटी बन रही है। और जो मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट साइकिल जो पिकअप हो रहा है इंडिया में, अभी इसमें देखिए इन्वेस्टमेंट साइकिल को आप ग्लोबली देखें तो ये क्राइसिस ने और एक्सेंचुएट कर दिया है। ग्लोबली कंट्रीज अब क्या कर रहे हैं आगे को कि अपने एनर्जी सेल्फ रिलायंस, डिफेंस सेल्फ रिलायंस, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी इंक्लूडिंग इंडिया। तो इससे जो ये जो शुरुआत में जो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमने कुछ टाइम से देखा है, थोड़ा पिकअप होने का दिख रहा है जो कुछ अंदेशा, इससे ये और पिकअप होगा। और कमोडिटी जो होता है ये लाइन शेयर होता है इसका इन द इन्वेस्टमेंट साइकिल, दे कंट्रीब्यूट मैसिवली टू द ओवरऑल जो केपेक्स होता है। तो वो हमको जो दिख रहा है कि इसमें कमोडिटीज जो पिकअप हो रही है, ये स्पेस में, इसके वजह से जो इन्वेस्टमेंट साइकिल आता है, और इन्वेस्टमेंट साइकिल का जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट जो होता है वो होता है कि बूस्ट मिलता है इसको डिमांड को, बिकॉज का मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी ज्यादा होता है। सो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल और क्रेडिट साइकिल का सिचुएशन और इम्प्रूव हो रहा है। डिमांड पे थोड़ा इम्पैक्ट आएगा कॉस्ट का, वो भी अभी देखना पड़ेगा कि ये कमोडिटी प्राइसेस स्पेकुलेट, बिकॉज हमने सुना है कि काफी इसमें स्पेकुलेशन भी बढ़ रहा है अभी, बिकॉज जिस तरह से मूवमेंट है तो मोमेंटम प्लेयर्स ग्लोबल जो जहां पर जिनको ये एसेट क्लास में रिटर्न्स दिख रहे हैं वो थोड़ा चेज कर रहे हैं इसको। सो वो सब एंगल है इसमें। बट ऑल सेड एंड डन ये भी है कि कमोडिटीज इससे पहले भी बढ़ी रही थी। सो हमने देखा है कि जब भी कमोडिटीज साइकिल ऊपर होता है तो इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बहुत ऊपर रहता है। और सो ये मुझे लगता है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम हमने देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइकिल रिलेटेड स्टॉक्स हैं, आप देखिए इस सिचुएशन में भी वो आउट परफॉर्म ही कर रहे हैं मोर और लेस, कुछ ज्यादा गिरे नहीं है। टिपिकली ये बहुत ज्यादा गिरते हैं ऐसे माहौल में, है ना। तो इस तरह से आई थिंक पोजीशन करना चाहिए अपने आप को।
जहां पर मैसिव ड्रॉडाउन हुआ है, स्टॉक प्राइसेस करेक्शन हुए हैं, लेकिन फंडामेंटल्स में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, तो वहां पर ही अपॉर्चुनिटीज है मेरे हिसाब से। विनोद जी, गुड मॉर्निंग, पूजा हियर। इस वक्त मार्केट का जो सिनेरियो है, माहौल है, लार्ज कैप को लेकर तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो कंफर्टेबल हैं और इनफैक्ट अपने पोर्टफोलियो में और ऐड भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सिनेरियो में स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी गिरावट आई, अच्छी कंपनीज में हमने देखा वहाँ पर भी गिरावट देखी गई है। जब भी मार्केट स्टेबल होता है, सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, तो इन सब कंपनियों में आपका क्या व्यू बन रहा है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने इस बार की जो टेक अवे है हमारे लिए, जो ये एक्सट्रीम वोलेटिलिटी आया है और जो सेलिंग हुई है, इसमें आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप ने जो टिपिकली आप हिस्टोरिकल देखिए, जब इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो जो उनकी अंडर परफॉर्मेंस बहुत मैसिव होती है। तो आप हेडलाइन अगर मिड कैप इंडेक्स या स्मॉल कैप इंडेक्स में देखिए तो उतना कोई खास अंडर परफॉर्मेंस हमने नहीं देखा इस क्राइसिस के टाइम पे। और जैसे ही मार्केट में थोड़ा रिलीफ आ रहा है, वो आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं अपसाइड में। तो पहली बात तो ये है, और सेकंड ये स्टॉक रिएक्शन है। बट फंडामेंटली जो हमने देखा है कि कोविड के चलते जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था जो सेक्टर्स में, उसमें अगर आप देखें लार्ज कैप में ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट हमने काफी इसमें एनालिसिस भी किया है कि जो निफ्टी है उसमें लार्जली इंसुलेटेड था कोविड से रिलेटेड जो इश्यूज थे। बट जो मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज हो गई, जो आपके एंटरटेनमेंट, लीजर और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स जो बाकी हैं, ट्रैवल से रिलेटेड और स्मॉल बैंक्स, फाइनेंशियल, इनमें बहुत ज्यादा हमने ये क्या कहते हैं स्ट्रेस देखा था। जो अभी जैसे कोविड जैसे रिसीड कर रहा है, हमको लगता है कि इस साल इनका जो ग्रोथ होगा वो लार्ज कैप कंपनी से ज्यादा होगा। जो ओपनिंग अप ट्रेड जो होगा मोर और लेस, ये जो सेक्टर्स मैंने नाम लिए, ये सारे के सारे आप देखें ना, लार्ज कैप में है ही नहीं। मतलब निफ्टी में आपको नहीं मिलेंगे इस टाइप की कंपनी, ये सब आपको मिड एंड स्मॉल कैप में मिलेंगे। तो इसलिए हमको लगता है कि जो सारा का सारा जो ओपनिंग अप ट्रेड होगा अगले 1-2 साल में, जब नॉर्मलाइज होगा आफ्टर कोविड, ये सारा का सारा ग्रोथ आपको ये मिड और स्मॉल कैप स्पेस में दिखेगा, जिसके वजह से थोड़ा इसमें, ऑल्दो ये आउट परफॉर्म कर चुके हैं पिछले 1-8 साल में, आप देखिए मिड एंड स्मॉल कैप, बट बिकॉज जो ओपनिंग अप पूरा का पूरा एक्साइटमेंट होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। हमको लगता है कि ये कोई खास अंडर परफॉर्म नहीं करने वाले आगे को, विच इज लाइक सम काइंड ऑफ कॉन्ट्ररी अप्रोच, बिकॉज हम लोग बोलते हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप काफी क्रैश हो जाएंगे, बट हमको लगता है कि ये जिस तरह का स्टॉक रिएक्शन भी आप देखिए इस मैसिव क्राइसिस में, दे आर होल्डिंग ऑन प्रीटी वेल। और जो हमको फंडामेंटली लगता है कि जो सारा का सारा ओपनिंग अप एक्साइटमेंट जो होगा वो मिड एंड स्मॉल कैप में होगा। ये 2 रीजन से मुझे लगता है कि इनमें कोई मैसिव अंडर परफॉर्मेंस नहीं दिखना चाहिए, जैसे हमको 2018 के आसपास दिखा था, जहां ये मैसिव बेयर मार्केट में चले गए थे। बेहद ही माइन्यूट और करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर निकलता हुआ विनोद जी की तरफ से। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखी भी है, और आगे भी मिड कैप और स्मॉल कैप में ही कई सारे मौके देखने को मिलेंगे, जिस तरह से उन्होंने बेहद अच्छे तरीके से समझाया कि अनलॉक थीम से जुड़े जो भी सारे स्टॉक्स हैं मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, कई सारे ऐसे शेयर्स हैं और इन्हीं के चलते यहाँ पर एक्शन और परफॉर्मेंस जो है लगातार जारी रहेगा। इस बीच साथ ही हमारे टिकर पर आप मिड कैप और स्मॉल कैप से जुड़े स्टॉक्स भी देख रहे हैं जो कि लगातार एक्शन दिखा रहे हैं वॉलेटाइल मार्केट्स में भी। चलिए, हमारे साथ एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मैक्स लाइफ के CIO मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। बाजार में जिस तरह से हम ट्रेंड देख रहे हैं, ऑफ कोर्स रशिया यूक्रेन के बीच जो टेंशंस हैं उसका एक इम्पैक्ट है, एलिवेटेड एक्शन हम कमोडिटी प्राइसेस पर देख चुके हैं, वॉलेटाइल एक्शन मार्केट्स पर नजर आ रहे हैं। इस बीच FIs की सेलिंग और DIs की खरीदारी कैसे लगते हैं बाजार आपको फिलहाल? देखिए, बाजार में अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता तो काफी है, और ये जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, खास करके ऑयल है और इवन व्हीट वगैरह जो है, जो यूक्रेन और रशिया में काफी बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, नेचुरल गैस है, तो उससे जो अनसर्टेनिटी जो क्रिएट हुई है लास्ट 15 दिनों में, वो एक चिंताजनक विषय है। भारत, हमको पता है कि अपना जो ऑयल है उसकी काफी बड़ी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट करता है, और एक ये ग्लोबल कमोडिटी है, तो इसमें जो इंपोर्ट प्राइसेस होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं।
तो इस तरह से अनिश्चितता बढ़ रही है, मार्केट्स भी करेक्ट हुए हैं, तो इसमें कितनी चिंता ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट कर ली है, वो एक बड़ा कॉल है, ये बड़ा टफ कॉल है, लेकिन ये एट सम पॉइंट इन टाइम इन्वेस्टर्स को ये कॉल लेना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि हम मार्केट्स को ऑब्जर्व करें और ऐसे कोई स्टॉक्स हों जो मिस हो गए थे लास्ट 2 साल में, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी हुई थी, भाव बढ़ गए थे, लेकिन काफी सारे स्टॉक्स 20%, 30%, 40% डाउन आए हैं। तो स्टॉक पिकिंग करने का जो है धीरे धीरे करके चांस लेना चाहिए। महेश सर, आपकी तबीयत कैसी है अभी? क्योंकि मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेटर बता रहे थे कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अभी आपकी तबीयत ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है सर, आपकी तबीयत ठीक है, बाजार कब ठीक होगा? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जो वॉर लाइक सिचुएशन जो यूक्रेन में हुई है वो जल्दी खत्म होए, और एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट। हर चीज इस पे ही डिपेंड कर रही है और वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि यूरोप का जो बहुत बड़ा एनर्जी सोर्स रशिया है, यूक्रेन है, और वो डिस्टर्ब हो रहा है और दिन ब दिन सिचुएशन काफी डायनामिक है। तो कब बॉटम होगा वो तो मुश्किल है हमको करना, बट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो हमने इंडिया ने खास करके काफी सारी अनिश्चितताएं देखी है। हमने 1998 की एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस देखी है, हमने जो वॉर लाइक सिचुएशन कई बार हमारे नेबर्स के साथ देखी है, हमने पोखरण जब ब्लास्ट हुए थे तो इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमें काफी सारे सैंक्शंस लागू किए थे, हम पे काफी टफ टाइम निकाला था हमने, लेकिन जो इनहेरेंट रेजिलियंस है लॉन्ग टर्म में इंडियन इकोनॉमी की, उसने हमेशा डिसअपॉइंट नहीं किया है, इन्वेस्टर्स का साथ दिया है। तो ऐसी कोई पैनिक वाली सिचुएशन में अगर मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है जैसे कि अभी गिर रहा है, तो डेफिनेटली एक जो होता है मौका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आज बाजार बॉटम हो जाएगा, लेकिन सिलेक्टिवली जो हर लेवल पे थोड़ा करके अगर इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म में हमेशा पैसा बना ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो 2 साल पहले का ही है, पैंडेमिक में ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म हो रही है, लेकिन आज देख रहे हैं हम इवन एट दिस आफ्टर ऑल दिस करेक्शन आल्सो बाजार ऑलमोस्ट जो बॉटम था उससे डबल लेवल पे है। तो इस तरह की जो पेशेंट और थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है और हाई क्वालिटी स्टॉक्स में अगर हम स्टिक करें तो लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटेजी ठीक रहती है इक्विटीज की। विनोद सर, आपसे एक सवाल लेना चाहेंगे स्पेसिफिकली ऑटो को लेकर, जिसके बारे में आपने थोड़ी चर्चा भी की है, लेकिन थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो ये एक सेक्टर था जिसमें अभी कुछ समय पहले तक तो हम एक रिवाइवल की बात कर रहे थे, कोविड में के बाद जिस तरह से रिकवरी हो रही थी और फेस्टिव सीजन जिस तरह से गया था, एक रिकवरी अच्छी खासी दिख रही थी। बट अब जो ग्लोबल सिनेरियो बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो इस वक्त वो ऑटो सेक्टर के सिचुएशन पर ही देखने को मिल रही है। क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो कंसर्न है ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इनको ऑटो स्पेस को इसकी मार झेलनी पड़ सकती है? आपका क्या व्यू बन रहा है इस पर? बना नहीं सकते, बिकॉज ये ऑटो ऐसे तो स्ट्रक्चरल स्टोरी है। कंट्री जैसे इंडिया है जहाँ पर ऑटो ओनरशिप अभी भी लो है, तो लॉन्ग टर्म तो स्टोरी में कोई इशू नहीं। बट आप अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की बात करें कि ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ा तो अगर हम स्टॉक की बात करें तो जो इम्पैक्ट हो सकता है शॉर्ट टर्म में, ये कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ेगा बिकॉज ऑफ आपका ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और ये मेटल प्राइसेस बढ़ेंगे, और कुछ हद तक कंपनीज अगर अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज करती है, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती है थोड़ा वो, और जो हमने लास्ट ईयर भी जो बेस फेवरेबल है बिकॉज बहुत सारा सप्लाई साइड कंसर्न्स थे, चिप शॉर्टेज से लेके या आप कोविड से रिलेटेड, वो आपको थोड़ा फेवरेबल बेस वैसे ही मिलेगा। और तो इस चक्कर में, और आपने देखिए कि जो मैंने जैसे बताया कि जो मार पड़ी है वो सिक्लिकल्स में पड़ी है, जिसमें डोमेस्टिक सिक्लिकल्स में ऑटो बहुत आता है। तो अगर आपकी फंडामेंटल वैल्यू से अगर बिकॉज ये कॉस्ट बढ़ रहे हैं और थोड़ा वैल्यू कम होती है, तो लेकिन प्राइस एक्शन इतना हो चुका है कि मतलब 20% या उससे ज्यादा, तो वो मोर और लेस आपको कॉम्पनसेट हो गया है, मोर और लेस ज्यादा ही हो गया है इनफैक्ट। तो ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई खास मतलब स्टॉक पर्सपेक्टिव से ऑब्वियसली थोड़ा मार्जिन्स में इम्पैक्ट जरूर आएगा। वो भी डिपेंड करता है कि ये कमोडिटी में जो हाईली स्पेकुलेटिव एक्शन जो अभी चल रहा है, यूजुअली क्या होता है जो एकदम पीक ऑफ द मोमेंट जो एकदम स्पाइक करती चीजें हैं उसको कभी कभी एक्सट्रापोलेट किया जाता है।
वो टिपिकली गलत निकलता है। आप देखिए लॉन्ग टर्म में सो बिकॉज आप देखिए कमोडिटी प्राइसेस सप्लाई साइड से प्रॉब्लम में मेजरली है। आप देखिए इकोनॉमीज अभी भी स्लैक, जिसको कहते हैं स्लैक है इकोनॉमीज में। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जैसे इंडिया में भी देखिए 60-70% ही चल रहा है। तो ये जो स्लैक और हाई कमोडिटी प्राइसेस नहीं रह सकते, बिकॉज कहीं ना कहीं से सप्लाई आ जाएगी उसमें। ओनली प्रॉब्लम है कि सप्लाई साइड वाला जो कंसर्न है वो शॉर्ट टर्म रह सकता है, 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर प्रॉब्लम रह सकती है। बट फंडामेंटली या प्रिंसिपली आप देखिए तो अगर स्लैक है इकोनॉमीज में और तो कमोडिटी प्राइसेस क्यों इतने बढ़ने चाहिए, इज अ क्वेश्चन वन हैज टू आस्क। तो ये रिजॉल्व हो जाएंगे धीरे धीरे मुझे लगता है। तो बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता ऑटो में कोई जो स्ट्रक्चरल इश्यूज ऑफ ईवी वर्सेस जो टिपिकल ओल्ड दी कम्बशन वाले व्हीकल्स है उनका जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है डायनामिक्स। बट फ्रॉम डिमांड पर्सपेक्टिव मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रक्चरल इश्यू आना चाहिए इससे। शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स आ सकती, बट वो प्राइसेस में काफी हद तक डिस्काउंटेड है मेरे हिसाब से। बिल्कुल विनोद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपने एनालिसिस बताने के लिए और इतने सारे माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लियरली बाजार में जहां पर कमजोरी हावी होती हुई तमाम इंडेक्स में हम देख रहे हैं, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी बिकवाली का दबाव झेल रहे हैं, लेकिन मिड कैप स्पेस आप देखिए करीब 150 से लेकर 200 अंकों की तेजी निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में नजर आ रही है। और क्लियरली थोड़ी देर पहले विनोद जी की तरफ से भी यही बात होती हुई, यही ऑब्जर्वेशन निकल कर आया था। मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस जो है उसमें तेजी जारी रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। मिहिर जी, आपकी तरफ आपके लिए एक सवाल होगा मेरा, पर्टिकुलरली जिस तरह से हम देख रहे हैं जहां सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स काफी वॉलेटाइल है, कैपिटल गुड स्पेस है, वहां पर एक बुलिश नजरिया जरूर नजर आ रहा है। कैपिटल गुड स्पेस को लेकर आपकी थिंकिंग क्या है? और एक और चीज है न्यू एज स्टॉक्स, जिसकी पिछले कुछ 6 महीनों से हम लगातार बातचीत भी कर रहे थे। एक समय ऐसा भी था कि कई सारे बड़े ऑर्डर्स मिलने के चलते ये स्टॉक्स में भी तेजी का रुझान देखने को मिला, वहां पर बिल्कुल धीमी आंच जहां पर नजर आ रही है। क्या लगता है एक बबल की तरह न्यू एज स्टॉक्स थम जाएंगे या फिर एक और दौर उनका फिर से आता हुआ दिखेगा? देखिए, पहले बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। तो कैपिटल गुड्स तो एक जो इंडिया ग्रोथ स्टोरी है इसका एक अहम पार्ट है, क्योंकि अगर हमें 6 to 7% पे ग्रो करना है तो कैपिटल गुड्स और इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बिना तो ये हो नहीं सकता। तो हमने ये देखा है कि पिछले ऑलमोस्ट 5 से 7 साल से जो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो काफी धीरे रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अच्छी रही है, इसकी वजह से हमें देखें तो कंस्ट्रक्शन, ईपीसी जो कंपनीज है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी ऑर्डर बुक्स अच्छी हैं। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो लिंक्ड है वो तो अच्छा रोबस्ट है, क्योंकि बजटरी सपोर्ट काफी अच्छा रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें हमने देखा है कि थोड़ा स्लो डाउन था 5 से 7 साल में। लेकिन ये जो लास्ट 2 से 3 साल में थीम बना है, एक तो चाइना का जो वर्ल्ड में रिस्क जो एक्सेप्ट किया है कि हर सारी वर्ल्ड की प्रोडक्शन अगर चाइना में ही रहेगी तो ये सप्लाई चेन बहुत रिस्की हो जाती है। तो काफी सारी मल्टीनेशनल्स इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करने के प्लान्स बनाए हैं। गवर्नमेंट ने भी जो कॉर्पोरेट टैक्स इंसेंटिव दिए, 30% कॉर्पोरेट टैक्स था उसका 15% कर दिया अगर आप 3 साल में नया इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। और प्लस ये जो पीएलआई स्कीम्स हैं उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। और हमने देखा है कि गवर्नमेंट काफी फ्लेक्सिबल है, नए सेक्टर्स ऐड करते जा रहे हैं पीएलआई में। और मेरे ख्याल से अगर कोई प्राइवेट सेक्टर ग्लोबल इन्वेस्टर या लोकल इन्वेस्टर कोई सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो गवर्नमेंट नए सेक्टर के लिए भी ओपन है। तो ये काफी फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच गवर्नमेंट अपना रही है पीएलआई में। और हमने देखा है कि काफी बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी हुए हैं जिसका इम्पैक्ट जो है हमें नेक्स्ट 2 से 3 साल में दिखेगा। तो ये एक रहा। दूसरी ओर से गवर्नमेंट 2-3 जो नए इनिशिएटिव्स लिए खास करके एनर्जी के लिए, एक जो एथनॉल ब्लेंडिंग जो है उसको और एथनॉल प्रोडक्शन को मोटिवेट करने के लिए, और दूसरा जो ग्रीन हाइड्रोजन की ओर जाने के लिए, ताकि हमारी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं, ऑयल इंपोर्ट्स हैं, वो कम होए। उससे भी लॉन्ग टर्म में काफी सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा। तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर तो एक इनहेरेंट थीम है और काफी सारे जो पॉजिटिव्स हैं वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 से 4 साल में हमें दिखेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि इन्फ्लेशन काफी बड़ा हो चुका है और ये जो शॉक आया है वॉर का, उसकी वजह से शायद थोड़ी उसमें दिक्कत आए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बियॉन्ड अ पॉइंट उसमें कुछ ज्यादा इतना इम्पैक्ट आएगा। मेरे ख्याल से ये जो थीम है इंडिया ग्रोथ स्टोरी का एक इनहेरेंट थीम है,
ये बात रही कैपिटल एक्सपेंडिचर की। और दूसरा पॉइंट जो हमारा था वो क्या था, मैं जरा ये जी न्यू एज स्टॉक्स की बात हम कर रहे थे। न्यू एज स्टॉक्स में जिस तरह से न्यू एज दिखाता है, हाँ, सो न्यू एज स्टॉक्स मेरे ख्याल से थोड़ा केयरफुल अभी भी रहना चाहिए। दो चीजें हैं उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्सेस वैल्यूएशन मिल रहे थे वो एक ग्लोबल लिक्विडिटी जो ग्लट था, ग्लोबल लो इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी इजी रखने का जो स्टांस था सेंट्रल बैंक्स का, उसका फंक्शंस था। बिकॉज जो वेंचर कैपिटल फंड्स है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा फ्लो हुआ है। तो बिकॉज दे हैड टू इन्वेस्ट, ये वो फिर जाके कोई भी वैल्यूएशंस पे प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल डील्स हो रही थी, और वो डील्स का बेंचमार्क लेके हम उन्हें आईपीओ लेवल पे ला रहे थे। तो जो ओरिजिनल जो लास्ट 1-2 साल में जो काफी सारी डील्स हुई हैं, उनका वैल्यूएशन ऑलरेडी प्राइवेट स्पेस में भी अनरियलिस्टिक था और लिस्टिंग के टाइम पे भी और ज्यादा अनरियलिस्टिक हो गया। ये एग्जैक्ट सेम ट्रेंड हमने यूएस में देखा है। इनफैक्ट जो सबसे ज्यादा फैंसी स्टॉक्स थे यूएस में, कोई भी आप देख लें, कंज्यूमर टेक में, फिनटेक में, उनका पीक जो था वो एक्चुअली फरवरी 2021 में हो गया था। तो आप अगर ये जो नॉन प्रॉफिटेबल टेक्नोलॉजी स्टॉक्स देखें अगर यूएस में, तो उनका पीक तो ऑलरेडी 1 साल पहले बन चुका था और उसके बाद लगातार नीचे आए थे। हम शायद लैग कर रहे थे और हमारे जो आईपीओस है वो शायद थोड़े ओवर प्राइस थे। तो आई वुड वेट फॉर द यूएस टेक्नोलॉजी स्पेस टू स्टेबलाइज, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन बिल्कुल यहाँ आता है। उसके बाद मैं उस पर ये नई न्यू एज कंपनीज पे अग्रेसिव कॉल लूंगा पॉजिटिव साइड पे। ठीक है मीर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मैं आपको ज़रा डिस्टर्ब नहीं करूँगा और बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं जल्दी मार्केट भी ठीक होगा और आपकी तबीयत भी और दुरुस्त और आप बेहतर होते जाएंगे, स्वस्थ होते जाएंगे। हमारी वेल विशेस भी आपके साथ ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। टी न्यूज़ का स्वागत है। बाजार के अंदर अगर आप देख पा रहे हैं तो एक कोशिश, एक अटेम्प्ट सी हो रही है कि आज का जो गैप डाउन है उसके बाद से और बड़ी कैंडल ना बने, यानी कि गैप डाउन एक्सटेंडेड ना हो जाए, किसी तरह से रोकने की कोशिश है। खैर, 2 बड़े स्टॉक्स टीसीएस और इन्फोसिस दोनों आज लीडरशिप ले रहे हैं। टीसीएस करीब 2% ऊपर हो चुका और इन्फोसिस, जो मैं आपको सुबह बता रहा था कि ये भी सामने आएगा, अभी 1% ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस के अंदर 20 रुपए की बढ़त है। रुद्रमूर्ति, दोनों में से एक ही शेयर खरीद सकते हैं, तो टीसीएस खरीदेंगे या तो इन्फोसिस, बताइए किसको खरीदे? सर माइक ऑन कीजिए अपना, आपका ऑफ है। नहीं सर, अभी आप तक आपके आवाज़ मेरे तक नहीं आ रही। ठीक है, कोई बात नहीं, सोनाली से क्वेश्चन होगा। सोनाली में क्वेश्चन बदल नहीं रहा, क्वेश्चन वही है, टीसीएस खरीदना है कि इन्फोसिस खरीदना है? एक ही खरीद सकते हैं, पैसे लिमिटेड है। मुझे दोनों में इन्फोसिस बेटर लगता है। इसमें ऊपर की तरफ थोड़ी जगह ज़्यादा बाकी है। इसका एक रेंज बना हुआ था, ऊपर में इसका एक रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म था 1750 का, उसने आज ये तोड़ा है और 176062 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरी ये राय रहेगी कि इन्फोसिस बेटर है दोनों में। ऊपर में हम 1785 से लेकर 1800 तक के लेवल्स बिल्कुल देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। जवाब में को बताइए कि आज 16,000 आ जाएगा। अच्छा, रुद्रमूर्ति से भी बात हो पाएगी। रुद्रमूर्ति जी, एक टफ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। टफ तो खैर क्या, आपके लिए तो इजी होगा, हमारे लिए टफ है। आज 16,000 आ जाएगा या फिर आज 15,800 के नीचे हम क्लोज करेंगे? आज ये ओपनिंग अभी थोड़ी देर पहले हुई है। मैं 16,000 आज आ जाएगा या 15,800 के नीचे क्लोज करेंगे? नो, आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन मार्केट। मेरे को ये लगता है अभी कंसोलिडेशन हो रही है और बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल्स में बाइंग भी आ रही है। सो फॉर मी निफ्टी लुक्स वेरी स्ट्रांग। आई विल बी डेफिनेटली अ बायर। आई विल यूज दिस डिप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी and my target for the day will be above 15,900 and it can go eventually to 16,000 also in a day or two. So I am bullish on market and मेरे को ICICI Bank is a great buy at current level for a short term trade. 640 I will keep a stop loss and I'll be looking at targets of around 670 to 675. Great risk reward to buy this dip and no shorting opportunity whatsoever. Risk reward इधर short करने के लिए अच्छा नहीं है। और stop loss निफ्टी में I will be keeping day low as stop loss. Positionally I will be going long for a target of 16,000 to come in a day or two.
ओके, तो ये राय इस मार्केट में आपको दे दी गई है। इस बीच देखिए कुछ स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मोमेंटम आज दिखाई दे रहा है। सोनाली, आपसे सवाल होगा, एक एक्सप्लोरेशन कंपनी HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, यहाँ पर एक बार नज़र डालिए। आज जब 12% की तेज़ी स्टॉक में आज के दिन देखने को मिल रही है, टेक्निकली क्या लग रहा है आपको? चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? क्या ये मौका है जिनके पास ऑलरेडी इधर निकल जाए या फिर बने रहे स्टॉक में? आप स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? HOEC हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी। जी, इसमें एक काफ़ी अच्छा कैंडल आज बन रहा है और इसको हम बुलिश कैंडल की तरह ले सकते हैं, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है 230 का। तो जब तक ये स्टॉक 230 को क्रॉस नहीं करता है तब तक इसमें बुलिश ट्रेड बनाने की राय नहीं रहेगी, लेकिन 230 जैसे ही क्रॉस होता है इमीडिएट बेसिस पे हम 240 से 245 तक के लेवल्स देख सकते हैं और ये व्यू 200 के नीचे नेगेट हो जाएगा। क्लियरली हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन पर ये राय सोनाली की तरफ से करीब 14% की बढ़त के साथ आज काफ़ी तेज़ी पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ 225-226 के लेवल्स पर कामकाज। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से